जानती है श्रद्धा जी ना। लेकिन तब इसको इंटरव्यू कहा जाता था। ये लोग ऐसे ही बड़ी नहीं बनते हैं, इनके अंदर कुछ अलग है, तब ये लोग यहाँ इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि ये इन 2 सालों में कम से कम 200 अवार्ड फंक्शन में गई होंगी। Exactly. आप सही सब्जेक्ट नहीं दोगे तो वो पढ़ेगा कैसे? फरहान अख्तर को ही बता रहे थे कि मैंने आपकी पिक्चर में आपने जो डायरेक्ट की थी उसमें काम किया था, लोकनायक फिल्म आप बना रहे थे? बोले हाँ बना रहे थे। मैंने कहा उसमें मैंने स्टूडेंट लीडर का रोल किया था। और इसके अलावा बात करें तो कई सारे नामचीन ग्रुप हैं, जैसे केबीसी में मैं हर साल ट्राई करता था कि मेरा वहाँ सिलेक्शन हो जाए। आज का हमारा एपिसोड थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ है, जिनके साथ आज का हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, उनकी पूरी लाइफ एक स्टोरी से कम नहीं है। एक जर्नी है जो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है हर किसी के लिए, फिर चाहे वो एक्टिंग के लिए हो, फिर चाहे वो रेडियो से जुड़ा हो, फिर चाहे वो थिएटर से जुड़ा हो, या फिर अपने आप में एक बड़ा कोई अचीवमेंट हो। अगर हम बात करें तो सरकारी स्कूल से, गवर्नमेंट टीचर के पोस्ट पे एक सरकारी स्कूल से उठकर आज जहाँ रेडियो प्रोफेशनलिस्ट की तरह सर अपने आप को स्टैब्लिश कर रखे हैं, वहाँ तक पहुँचना कोई आसान बात नहीं, लेकिन फिर भी ये सफ़र उन्होंने हंसते हंसते निभाया है और बहुत सारी मज़ेदार कहानियों के साथ निभाया है। कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, जिंदगी के वो पल हैं जो उन्होंने जिए हैं अलग अलग किरदारों के साथ। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सुभाष कृष्णा का। नमस्ते सर, वेलकम टू विविड टॉक्स। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे शो पे आए। एंड ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो जैसा कि मतलब मुझे आपके बारे में जितनी जानकारी है और जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं आपके बारे में जितना जानती हूँ, वाकई आप एक बहुआयामी तरीके से ना अलग अलग क्षेत्र में आपने काम किया है। और आज मैं चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म पे आप अपना सारा एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग जो रेडियो को या एक्टिंग को या थिएटर को अपना करियर बनाना चाहते हैं, या जहां वो अपने आप को देखना चाहते हैं, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा गाइडेंस मिले और आपके जीवन से जो प्रेरणा उनको मिल सकती है वो ज़रूर मिले। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। सर, शुरुआत करती हूँ कुछ ऐसे कि आपको जानने से शुरुआत करते हैं कि आप जैसे आपका बैकग्राउंड कहाँ से आप आए हैं, और कहाँ तक किस प्रकार से आपने शिक्षा ग्रहण की, और ये जो आपका थिएटर, एक्टिंग और रेडियो का जो लाइन है, ये जो आपका एज अ करियर आपने चुना, इसके पीछे क्या स्टोरी है और कैसे आपने इस चीज़ को आगे अपने लाइफ में यही करना है ये डिसाइड किया? एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो बचपन में स्कूल से भाग के सनी देओल की फिल्म देखता है और बाहर निकलते ही ये सोचता है कि मुझे सनी देओल जैसा बनना है। तो ये हम सब बचपन में करते हैं, है ना? बिल्कुल करते हैं। लेकिन रियलिटी और रियल लाइफ बहुत अलग होती है। बहुत अलग होती है। जब तक आपका जो गोल्डन पीरियड होता है वो स्कूल होता है, और खास करके तब जब आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, एग्री। है ना? आजकल के प्राइवेट स्कूल के बच्चों को वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता है जो गवर्नमेंट स्कूल में मिलता था हम लोग को, हाँ सर, ये तो बात है ना? हाँ, वो बिल्कुल। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं, हाँ। हम लोग मारधार में बिजी रहते थे। सनी देओल बनने में बिजी हाँ, होते थे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो होता था, लेकिन पढ़ाई भी होती थी। उसके बाद जब आप स्कूल से निकलते हैं फिर कॉलेज आता है, उस समय तक भी आपको समझ में नहीं आता कि आपको करना क्या है। आजकल के जो बच्चे हैं वो तो 7th 8th 9th में डिसाइड कर लेते हैं कि उनको डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। हम तो Correct. कॉलेज तक नहीं समझ पाए कि हमको बनना क्या है। करना क्या है? बिल्कुल। और मैं आपको सच ही बता रहा हूँ, जब मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की किसी तरह से, अच्छा। और जब मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की उस दिन मुझे विश्वास हो गया कि दुनिया में भगवान है। क्योंकि मुझे इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, और मेरे से ज्यादा मेरे घर वालों को भरोसा नहीं था कि एक बार में पास कर जाएगा। कुछ ज्यादा नहीं हो गया सर? नहीं, ये सच्चाई है। आप बोलेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा अपना मार्कशीट। नहीं सर, इसकी जरूरत पॉडकास्ट पे नहीं। मत लगाइएगा, लेकिन मैं मार्कशीट भेज दूंगा। नहीं सर, जैसे मैं इसकी आपको जरूरत नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि जी 100 नंबर का मैथमेटिक्स का एग्जाम होता था। जी
है ना, उसमें 30 नंबर लाने होते थे पास करने के लिए। जी। तो मैं एग्जाम से 35 मार्क्स के क्वेश्चंस लिख के निकला था। बाकी 65 मार्क्स मैंने टच ही नहीं किया था। तो बॉदर बाहर नहीं करना था ज्यादा। नहीं आता ही नहीं था। अच्छा, ओके। और हुआ यूं कि उसके पहले बिहार में चोरी खूब होती थी, हाँ, तो ये तो हम भी होती इसी थी। भरोसे बैठे थे कि चोरी होगी पास कर जाएंगे। हुई नहीं। नहीं, उसी समय चेंज हो गया थोड़ा सिस्टम। मेरा सेंटर पटना में हो गया, पटना में एन कॉलेज में सेंटर पड़ गया। अब वहां इतनी फोर्स तैनात थी कि हिम्मत नहीं हुआ। चोरी तो करना चाहते थे कर नहीं पाए। लेकिन हिम्मत नहीं हुआ। लगता था कि पुलिस वाले पकड़ के ले गए तो क्या होगा। तो अब आता ही था 35 मार्क्स, उससे ज्यादा उसमें भी 7-8 या 10 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव होता था, टिक करना या कुछ हाँ, पार्ट हाँ, हाँ, हाँ। सेलेक्ट करना। राइट, तो राइट। वो करके निकल गए। मेरा बाहर मेरा भाई स्कूटर लगा के बैठा बाहर आते ही क्वेश्चन, क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए, ये नहीं बनाए वो नहीं बनाए। बोला, तुम 65 मार्क्स तो बनाए ही नहीं, तुम पास कहाँ से करोगे, कंपलसरी सब्जेक्ट। एग्जैक्टली। खैर वो निकला। उसके और बाद मार्क्स कितने आए थे सर? बताता उस पे भी आ रहा हूँ। क्यों मैंने कहा कि भगवान है, उस पे भरोसा हुआ मेरा। अच्छा। उसके बाद फिजिक्स 50 नंबर 45 नंबर का फिजिक्स का पेपर था, जिसमें आपको टोटल 50 था प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के। उसमें मुझे आया था 15 नंबर, 15 ही पास के लिए चाहिए था, तो उतना मैं ले आया था, वो भी कंपलसरी था। और मैथमेटिक्स में आया मुझे 31। वाह। तो मेरा परसेंटेज देखिए, मतलब 35 में से अगर 31 मैं लेके आ रहा हूं तो मेरा परसेंटेज तो बहुत बहुत हाई था। परफॉर्मेंस अच्छा है। परफॉर्मेंस अच्छा था। एकदम। तो खैर एग्जाम हुआ। उसके बाद दिन रात हनुमान चालीसा, शिव मंदिर, यहाँ वहाँ बाबा धाम तक कांवड़ लेके चले गए, ये सोच करके कि पास कर जाएंगे। कर भी गए, एक बार में कर गए। लेकिन अब इसके बाद बिहार में उन दिनों सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लड़का मैट्रिक के बाद साइंस लेगा कि आर्ट्स लेगा। आर्ट्स लेगा। सॉरी, साइंस लेगा या कॉमर्स लेगा, आर्ट्स कॉमर्स। तो अच्छा। कहीं था ही नहीं। अच्छा, अच्छा। तो आर्ट्स को सब्जेक्ट नहीं माना जाता था। और आर्ट्स, जिसको हम लोग आर्ट्स बोलते हैं, एक्चुअली में वो ह्यूमैनिटीज है, वो सब्जेक्ट माना ही नहीं जाता था उस समय। आर्ट्स सिर्फ वही लड़के लेते थे जिनको अपने पिताजी के दुकान पे बैठना होता था। सर, आज भी आर्ट्स को बहुत अच्छे से नहीं देखा नहीं, अब जाता। ये चेंज है। अब तो 90% स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स अभी आर्ट्स भी ले लोग रहे हैं। पूछ लो कि साइंस या कॉमर्स, तो उसके बाद अगर कोई बोल दे आर्ट्स, अच्छा आर्ट्स लिया, ठीक है चलो। फिर भी अब थोड़ा चेंज हुआ है, लोग अब जा रहे हैं। 90% मार्क्स लाने वाले भी स्टूडेंट आर्ट्स में जा रहे हैं, मैं जानता हूँ ऐसे हाँ, स्टूडेंट नहीं को। नहीं, जा रहे हैं सर, बिल्कुल जा रहे हैं। लेकिन उन दिनों में आर्ट्स की सीट फुल नहीं होती थी। और मेरे घर में मेरा भाई साइंस ले रखा था, मेडिकल की तैयारी कर रहा था, डॉक्टर भी है वो। तो वो भी चाहता था कि मैं भी साइंस लेके तैयारी करूं मेडिकल की। अब जो आदमी फिजिक्स में किसी तरह 15 नंबर लाया हो, ऑब्जेक्टिव में टिक लगा के, मैथमेटिक्स में, वो कैसे पास करेगा? साइंस कैसे लेगा? साइंस कैसे लेगा? पास कैसे करेगा? एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और मेरे करेक्ट। ऊपर दुनिया भर के कॉलेजेस के फॉर्म भरवा के ये प्रेशर बना दिया गया कि साइंस लेना है। और ये घर से ज्यादा तो सोशल जो प्रेशर होता है ना रिश्तेदारों का, वो ज्यादा था कहीं ना कहीं, रिश्तेदारों का। खैर सब जगह जितने भी छोटे मोटे कॉलेज थे, साइंस का फॉर्म भरवा दिया गया। फिर लगाया गया कि भाई स्पोर्ट्स कोटा लगाओ, फाइन आर्ट कोटा लगाओ, पैरवी करो, जो बिहार में चलता है जितना जुगाड़। कोटा लग सकता है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद मेरा एडमिशन नहीं होना था। और हम भी यही चाहते थे। हम भी यही चाहते थे, ये बेस्ट था सर। नहीं होना था से ज्यादा अच्छा था कि हम भी यही चाहते थे। हाँ, इसलिए हम ये चाहते थे क्योंकि मेरा ये मानना था कि साइंस लेके फेल होने से अच्छा है आर्ट्स लेके पास करना। हाँ, आई एग्री कंप्लीटली। तो खैर अब अच्छा, बिहार बोर्ड में एक खासियत थी, जो बच्चे जिनका इंटरेस्ट था, अभी मेरी हाल में भी किसी से बात हो रही थी कि आईसीएसई और सीबीएसई में लोग महादेवी वर्मा को बहुत, मतलब हाई स्कूल में जाके 9th-10th में पढ़ते हैं, वहां बिहार बोर्ड में उस टाइम में ये था कि प्रेमचंद और महादेवी वर्मा, रेणु को, ये इन लोगों को हम लोग 6th-7th स्टैंडर्ड में ही पढ़ लेते थे, हाँ, है ना। पहले आता तो था। वो कीड़ा मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो आ गया था, चाहे वो दिनकर हो, सुभद्रा कुमारी चौहान हो, तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चीजें आ गई थी, पर अपनी शुरू हो गई थी स्कूल टाइम से ना शुरू। उसके बाद जब हुआ कि आर्ट्स लेना है साइंस लेना है, तो फिर फाइनली आर्ट्स
में मैंने एडमिशन लिया, क्योंकि साइंस में होना ही नहीं था मेरा। सारे कॉलेज ने फॉर्म रिजेक्ट, मतलब कहीं भी कट ऑफ में कुछ आने का चांस ही नहीं था। हाँ वो उसके बाद फिर आर्ट्स में एडमिशन हुआ। उसके बाद फिर मेरा जो थोड़ा मेरी जो पढ़ाई थी वो ठीक चलने लगी। तो जब अच्छा, मुझे वो दिन याद है, उस समय मैट्रिक का रिजल्ट आता था न्यूज़पेपर में, अब तो वेबसाइट पे आता हाँ, है। न्यूज़पेपर में आता था। न्यूज़पेपर में आता था, आपको रोल कॉर्ड और रोल नंबर से आपका खोजना होता था। हम्म। तो रात भर सोई नहीं, और सुबह पेपर तो सुबह जो देता था घर में 7-8 बजे सुबह देता था, लेकिन साइकिल उठा करके हम स्टेशन चले आए थे जहां से वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, हाँ है ना। हाँ। और स्टेशन आकर के वहां से न्यूज़पेपर उठाए, जबकि सुबह 7-8 बजे पेपर आना ही था। और 3-4 बजे आकर के वहां वो पेपर उठाए, और सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन वाले से शुरू किए, उसमें मेरा था। फर्स्ट डिवीजन हम चेक ही नहीं किए। कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए। कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल। फिर मेरा वो था कि हाँ, हम पास कर गए हैं। फिर हनुमान जी को प्रणाम किए, लड्डू चढ़ाए मन्नत घर वन्नत में। उतारे कि नहीं? अरे बहुत मन्नत, मतलब जिस मंदिर से गुजरते थे वही मन्नत मान लेते थे। और घर में उत्सव का माहौल था। जी। अच्छा, मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, वो फर्स्ट डिवीजन आई थी, उसके घर में मातम पसरा हुआ था। क्यों? 62 या 3% मार्क्स आया था, फर्स्ट डिवीजन थी, कि इसका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। और मेरी मम्मी मिठाइयां बांट रही हैं सबके आस पड़ोस में, मेरा बेटा पास कर गया। जलाने के लिए इतना काफी। भरोसा नहीं था किसी को। अरे नहीं, मतलब 62% फर्स्ट डिवीजन आ गया उस टाइम पे। हाँ, एंड आई गेस जब आप 10th का एग्जाम आपने दिया होगा 98 तब, में। हाँ, तो 9th 10th दोनों का मिला के आता था। हाँ बिल्कुल, तो 1998 में। एग्जैक्टली तो 1998 में अगर वो सिलेबस दोनों का मिला के ही बिल्कुल, आता था, बिल्कुल। तो उस समय इट वाज अ बिग थिंग। अगर बिहार बोर्ड में बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास कर रहा है तो यही बहुत बड़ी लेकिन बात थी। उनके घर में सन्नाटा था, कोई मिठाई एक लड्डू तक नहीं आया उनके यहाँ से। और मैं जो सेकंड डिवीजन पास कर गया था, मेरे आस पड़ोस में सबके घर में रसगुल्ला भेजा गया। ये खैर, अच्छा था। वो हुआ। उसके बाद फिर एडमिशन हुआ, फिर रिश्तेदारों के ताने जो शुरू हो जाते हैं, सब जैसे मौसा लोग, कहाँ एडमिशन कराए, कौन से कॉलेज में कराए, क्या लिए हो? आईए लिए हैं। नहीं, बायो या मैथ लिए हो? नहीं, आईए लिए हैं। आईए क्या होता है? पता ही नहीं आर्ट्स था। लिए? नहीं, पता है, वो एक तंज होता है ना। अच्छा अच्छा, तंज। हाँ, वो एक तंज होता है कि आईए क्या होता है। अरे, मैट्रिक के बाद या तो साइंस होगा, या मतलब साइंस में कॉमर्स होगा या मैथ्स होगा मैथ्स या होगा, बायो होगा, या नहीं कुछ तो कॉमर्स होगा। कॉमर्स होगा, हाँ। आर्ट्स क्या होता है? हम्म। खैर, उसके बाद फिर इंटरमीडिएट भी अच्छे से निकल गया, फिर ग्रेजुएशन भी अच्छे से निकल गया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन निकल गया अच्छे से। फिर मतलब ग्रेजुएशन करते करते मेरा साइकोलॉजी ऑनर्स था, और उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। हाँ, इस बीच क्या हुआ, मैं थिएटर से जुड़ गया और मैंने बहुत थिएटर करना शुरू किया। शुरुआत में कुछ ऐसा थिएटर किया जो जमा नहीं, मतलब स्टार्ट हो गया था। वो भी मेरा एक दोस्त है जो अभी कमांडेंट है पैरामिलिट्री फोर्स में, तो वो थिएटर करता था। और ओके। मैं उसके रिहर्सल में गया था, मुझे पसंद आया, मैंने कहा कि मैं भी करूंगा। और उसके बाद वो तो छोड़ दिया, आगे एक दो प्ले जाहिर सी करते, बात है, हाँ हाँ। लेकिन मेरा थिएटर शुरू हो गया। उसके बाद मैंने बकायदा थिएटर की शिक्षा ली। बिहार में कालिदास रंगालय है, जी वहां से, उसके स्कूल से, ड्रामा स्कूल से मैंने शिक्षा ली। जी। उसके बाद फिर मुझे भारत सरकार ने 2004 या 5 में जी। नेशनल स्कॉलरशिप दी, ओके। और वो देश भर में उस समय सिर्फ 20 लोगों को मिलती थी। वाओ। और भारत सरकार उस समय जिनको भी देती थी उनको 2,000 रुपए 2 साल तक देती थी। वाह। और वो सिर्फ इसलिए कि आप थिएटर कीजिए और थिएटर की किताबें पढ़िए, थिएटर की शिक्षा लीजिए, किसी से ट्रेनिंग लीजिए, इसके लिए देती थी। तो बेसिकली वो इतना बड़ा अमाउंट था उस समय कि मेरा सारा खर्चा उससे निकल जाता था। जी 2 साल तक वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देते रही। जी। और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के साथ ही मुझे लगा कि अब मुझे मीडिया में आना चाहिए। तो पटना यूनिवर्सिटी में उस समय पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म स्टार्ट हुआ था, तो मैंने वहाँ ओके। एडमिशन ले लिया। एंट्रेंस हुआ, हजारों लोग आए, लेकिन मेरा हो गया। लिखने में अच्छे थे, हो गया। उसके बाद फिर पढ़ाई का वो हुआ कि नहीं, ये तो पीजी डिप्लोमा है। फिर मैंने मास्टर्स भी कर लिया, फिर मैंने कहा कि चलो अब पीएचडी करते हैं। पीएचडी कर फिर मैंने पीएचडी भी कर ली। और एक दिन ऐसा आया जब मैंने ऐसे ही मजाक में अपने घर में कहा कि मेरे से ज्यादा डिग्री फैमिली में किसी के पास नहीं है, शायद जितनी सच में डिग्री। भी। हाँ, तो
आप ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि कभी कभी इंसान सोचता है कि ये बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है या ये पढ़ नहीं पाएगा। आप उसको सही सब्जेक्ट तो दो। बिल्कुल। आप सही सब्जेक्ट नहीं दोगे तो वो पढ़ेगा कैसे, वो आगे बढ़ेगा कैसे? उसका लाइन ऑफ इंटरेस्ट उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, या आई एग्री। जो उसका स्ट्रेंथ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक राइट हैंड बैट्समैन को अचानक कहोगे कि नहीं आज आपको लेफ्टी बन जाना है खेलने के लिए, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। उसका स्ट्रेंथ है। अब यही अगर आपका साइंस में एडमिशन हो गया रहता तो मैट्रिक पास रह जाता मैं। तो उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई के साथ थिएटर चलने लगा, थिएटर के साथ लिखने पढ़ने लग गया, थिएटर में डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद जम के थिएटर करना शुरू किया। उसके बाद फिर आज अखबार, यहाँ उस समय लीडिंग न्यूज़पेपर होता था जी। पटना से प्रकाशित होने वाले सारे अखबारों में लीडिंग न्यूज़पेपर था आज। तो वहाँ मेरे पापा के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे संपादक जी से मिलवाया। दीपक सर उस समय संपादक थे। तो उनसे मैंने कहा कि सर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। तो बोले क्या लिख सकते हो? ना थिएटर पे लिख सकता हूँ, नाट्य समीक्षा लिख सकता हूँ, एक्टर्स का इंटरव्यू कर सकता हूँ। और तो बोले ठीक है, तुम रोज शाम को एक काम करो, जो नाटक होता है पटना में या जहाँ भी कहीं इस तरह की गतिविधियां होती है वो लिख के ले आओ। तो मैं लिख के, और कंप्यूटर था नहीं, लैपटॉप उस जमाने में आ तो गया हाथ था से हम ही लोग के लिखना पास। होता हाँ, था, वो हाथ से ही पेपर लिखना पेन होता था। पे हाँ, हाथ से बिल्कुल लिख करके बिल्कुल। फिर वो जाके फ्रेजर रोड में आज के ऑफिस में देना और छपना, जी। वो छपते रहता था और उनको बड़ा मजा आता था। तो उन दिनों मैं पंकज त्रिपाठी जी के साथ एक प्ले कर रहा था, ओके। सैया भाई कोतवाल, और वो उनका लास्ट प्ले था। उसके बाद उन्होंने कभी थिएटर नहीं किया। हाँ, सैया भाई कोतवाल फेमस है ये। हाँ, बसंत सबनीस का लिखा हुआ है जी। और पंकज त्रिपाठी जी ने उसके बाद कोई थिएटर मेरे जानकारी में नहीं किया, वो लास्ट प्ले था उनका। उसके बाद वो और भाभी मुंबई निकल गए। ओके। तो उसमें मेरा लीड रोल था मंत्री का, प्रधान नाम था उस कैरेक्टर का। जी। तो उसी दौरान क्या हुआ कि एक दिन मैंने उनका भी इंटरव्यू किया, और वो इंटरव्यू संडे को समय आता था, आज अखबार का एक फीचर पेज आता था, उसमें वो प्रकाशित भी हुआ। संभवतः एक्सक्लूसिव इंटरव्यू शायद वो पहला ही था। मेरे पास आज भी है वो ओरिजिनल कॉपी उसकी आज भी है न्यूज़पेपर की। हाँ, अच्छा। आज भी घर पे है। तो मैंने एक बार उनको कहा भी कि हम लोग मिले, तो मैंने उनको कहा कि ये आप रख लीजिए। तो बोले नहीं दोस्त, ये तुम्हारे ही पास रहेगा जिंदगी भर, मुझे इसकी फोटोकॉपी दे दो। तो मैंने उनको फोटोकॉपी उसी समय दे दी उसकी। तो ओरिजिनल कॉपी आज भी मेरे फेसबुक पे भी वो कहीं पोस्ट किया हुआ है जी। और प्ले बहुत जबरदस्त रहा। उसके बाद वो निकल गए, मुंबई निकल गए, और बहुत सारा मजेदार किस्सा उससे जुड़ा हुआ रहा, उनके साथ थिएटर का रहा। उसके बाद भी थिएटर अपना चलता रहा। जी। हम लोग किस तरीके से, आप विश्वास नहीं करेंगे, आज पंकज त्रिपाठी देश के इतने बड़े जाने माने सुपरस्टार हैं, बिल्कुल है बिल्कुल ना, पूरा बिल्कुल देश उनको जानता है। बिल्कुल। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पटना में थिएटर करते थे। जो लोग उनके साथ पटना में थिएटर किए हैं, मेरे सीनियर रहे वो, मेरे से काफी सीनियर, 5-6 साल सीनियर थे जी। लेकिन जो लोग थिएटर किए वो देखे हैं। अभी मैं, आपको विश्वास नहीं होगा, आप पटना में एक जगह है एसपी वर्मा रोड, जी जानती होंगी आप? जी जी जी। उसमें एक बिल्डिंग है, उसका नाम है शांति कॉम्प्लेक्स। तो मैं वहाँ अभी हाल ही में एक दिन मैं वहाँ लैपटॉप बनवाने गया हुआ था। ओके। मेरा पर्सनल लैपटॉप, उसमें कुछ बैटरी उसकी चल नहीं रही थी। तो जिसको मैंने दिया लैपटॉप बनाने के लिए जी। वो, उसका मालिक जो था ना, वो बैठ के मिर्जापुर देख रहा था। अच्छा। हमको बोलता है, जानता है, तो बोला कि सुहास भाई क्या कमाल का एक्टर है बिहार का, ये वो। तो मतलब इनको देखते हैं तो लगता है मजा आता है, कालीन भैया। हमले इसी फ्लोर के ऊपर में, आपको शायद नहीं पता है कि हम लोग रिहर्सल करते थे। मैं क्या बात कर रहे हैं? बोले हाँ यही सच है। हमने ऊपर वाला जो फ्लोर है आपका जी। वो बंद है, पूरा फ्लोर बिल्कुल बंद। एक बरामदा है उसका, है ना? तो हाँ, हम लोग रिहर्सल करते थे। नीचे स्कूटर लगा, उनको हम पिक करते थे काटी फैक्ट्री रोड से आगे, ये टीवी टावर है। तो टीवी टावर में बिहार के जाने माने व्यक्ति हैं, सूरज भान सिंह, उनके घर के सामने उनके भाई का घर, वहां से स्कूटर से हम पिक करते थे। जी। फिर हम लोग शांति कॉम्प्लेक्स आते थे, फिर वहां हम लोग रिहर्सल करते थे। जी। उसके बाद फिर हम लोग
चाय नाश्ता करके फिर हम लोग कभी घर निकल गए, कभी उनको छोड़ दिए, कभी वो भी होता था कि हम लोग कहीं चंदा मांगने निकल गए किसी से नाटक के लिए, 3 जी दिन का हाँ शो। हाँ। तो वैसे, और एक बहुत बड़े बाहुबली ने उस समय हम लोग की मदद भी की थी, तो वो उनके करीबी थे। तो खैर वो उस तरीके से थिएटर होता था, मांग चांग के पैसा, स्पॉन्सरशिप जैसी कोई चीज नहीं कोई थी। चीज नहीं थी। हाँ, थिएटर में आज भी स्पॉन्सरशिप थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं, मेरे को लगता है शायद बहुत कम है आज भी। वैसे ही चलता है, कुछ कुछ अपना जो उनका एड्स वगैरह आता है उस पे, एंड नहीं, प्लस अब क्या हुआ पिछले कुछ सालों में, गवर्नमेंट, भारत सरकार खास करके, संस्कृति हाँ, मंत्रालय, भारत सरकार पिछले कुछ सालों से थिएटर के लिए या अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए फंड दे रही है। हाँ हाँ उस समय नहीं था, हाँ, नहीं मिलता था। अभी फंड्स आ अब रहे हैं हाँ, कुछ। मिल हाँ रहा है। जी। इनफैक्ट पहले जैसी स्थिति नहीं रही है रंगकर्मियों की। ऐसा नहीं है कि वो बहुत लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं, हाँ, पर बट हाँ, वो नाटक के लिए नॉर्मल, हाँ, एक पैसा मिल जा रहा है, जी अपना ऑफिस भी खोल ले रहे हैं, नाटक जी भी कर ले रहे जी हैं, और कुछ लोग तो अपने साथ जुड़े रंगकर्मियों को पैसा भी दे रहे हैं। हम जी, लोग तो मतलब उस तरीके से नाटक किए ना कि जैसे उसमें मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला, बिल्कुल। क्योंकि आप बिना फैमिली सपोर्ट, आज भी बिहार में जो स्थिति है, अब तो थोड़ी बदली है। उस समय क्या था ना कि अगर कोई नाटक की बात करेगा तो उसके घर में, उसके समाज में, उसके रिश्तेदार उसको बोलते थे कि नचनिया गवैया बन गया है, इसको और बिल्कुल कोई काम धाम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे घर में ये स्थिति नहीं थी। लकीली मेरे पेरेंट्स ने समझा कि हाँ चलो, कुछ तो अच्छा कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा है, बिल्कुल हाँ। कम से कम मोहल्ले के मोड़ पे बैठ करके अड्डा तो नहीं लगा रहा है। क्योंकि उस समय, कुछ कर तो रहा है। हाँ, उस समय ये था ना कि अगर आप मोहल्ले के मोड़ पे आप अगर अड्डा लगाना शुरू कर दिए, तो कुछ दिन में या तो आप किसी ऐसे गिरोह के साथ जुड़ जाएंगे जिसका काम था किडनैपिंग करना, बिल्कुल। या रात में आप निकलेंगे बाइक छीनने के लिए। ये उस समय यही होता था, रात में बिल्कुल। बाइक छीनना, किडनैपिंग करना। तो कम से कम इतना उनको ये था कि चलो कोई आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ काम कर रहा है, तो ठीक कम है, से कम ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा नहीं जो जा एंटी सोशल एलिमेंट हाँ, बनने की ओर तो नहीं बढ़ रहा है। बाकी इस चीज से उम्मीद नहीं थी कि कभी ये जिंदगी में पैसा कमा पाएगा या कुछ बन पाएगा या खुद से कुछ कर पाएगा, इस जी। बात की उम्मीद नहीं थी। फिर वो लोग यही कहते थे कि उस समय जो चलता था पीसीओ, फोटो स्टेट, हाँ या हाँ कुछ हाँ और, हाँ दवा का दुकान, इसको दवाई का दुकान खुलवा देंगे, तो ये सब चलता रहता था घर में। जी। अब उसके बाद जब स्थिति थोड़ी बदलनी शुरू हुई, थिएटर में बदलाव हुआ। अच्छा, आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन दिनों, आज मेरे घर में थिएटर से जिसको चिढ़ था मेरे भाई को, अरे क्या कर रहा है, वो भी मेरे साथ करने लगा था प्ले। वाह, 2-3 प्ले में मेरे साथ किया। पहला अचीवमेंट आपका। हाँ, और मेरे पेरेंट्स मेरे नाटक का टिकट बेचते थे अपने वाओ फ्रेंड सर्किल में। वाओ। मेरे पापा, मेरे मम्मी, उनकी जो सहेलियां होती थी, पापा के जो दोस्त होते थे, कि चलो इसको कुछ कंट्रीब्यूट करवा देते हैं, 1000-2000 रुपया, ताकि इसका प्ले हो जाएगा। तो ये करते थे वो लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, ये करते थे। और उसके बाद वही मेरे बाकी जो थिएटर के दोस्त थे, उनको ये सपोर्ट घर से नहीं मिलता था। उनके लिए तो था कि बेटा बिगड़ गया है। बाहर से जो लड़के आते थे, बहुत सारे लड़के जो आज मुंबई में काम कर रहे हैं, मेरे सीनियर, मेरे साथ के, मेरे जूनियर जो काम कर रहे हैं, वो घर से पटना आते थे पढ़ने के लिए, नवादा से, गोपालगंज से, मोतिहारी से, यहाँ से वहां से पटना आते थे पढ़ने के लिए, और यहाँ थिएटर का चस्का लग जाता था उनको। अब घर वाले जान रहे हैं कि बच्चा जो है वो पढ़ रहा है। अच्छा तो अच्छा। उनकी टेंशन ये होती थी कि बीए कर लिया, अब क्या, कैसे थिएटर पे हम सरवाइव करें। बीए तक तो घर से पैसा आ रहा है, फिर एमए में एडमिशन करवा लिया, उसमें भी पैसा आ रहा है घर से, 5 साल निकल गया, उसके बाद क्या? फिर तो घर वाले बोलेंगे ना कि अब क्या कर रहे हो। हाँ, अब क्या कर रहे हो? तो तब तक वो छुप छुपा के थिएटर करते रहते थे। अच्छा। तो उसमें कई ऐसे मेरे साथ के थे जिनका थिएटर छूट गया, फिर वो घर गए, उनकी शादी करा दी गई, या कहीं जॉब, जो पढ़ने में तेज थे वो रेलवे में, बैंक में कहीं जॉब कर लिए, उनका थिएटर छूट गया। और या वो करना नहीं चाहे, मुझे नहीं लगता है कि थिएटर छूट सकता है, आप जहां भी रहे वहां कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग थे जो कुछ और नहीं कर पाए, थिएटर ही तब भी कर रहे थे, आज भी पटना में कर रहे हैं, वो आज भी कर रहे हैं। सर, ये जो आपने बोला ना कि थिएटर छूट नहीं सकता है, मतलब एक आर्टिस्ट होता है, बॉर्न आर्टिस्ट होता है, एक आर्टिस्ट होता है जो इन्वायरमेंटल आर्टिस्ट होता है, जो मेरे साथ के जा रहे हैं लोग ऐसे।
तो मेरे को लगता है ऐसा कई दफा अगर सिचुएशंस को हम साइड रख दें तो कई दफा जो बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं ना वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से घुसे ही रहते हैं टू क्रिएट समथिंग लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं। वो उनको लाख कुछ हो जाए ना, फैमिली में प्रॉब्लम्स आएंगी, ये होगा वो होगा, 50 चीजें होंगी, लेकिन अगर आप एक बार घूम के देखिएगा ना तो वो किसी ना किसी तरीके से घुसे रहेंगे, चाहे वो अकेले में कर रहे हो, हाँ अकेला ही कुछ कर रहे हो, हाँ। लेकिन वो करते रहेंगे कुछ ना कुछ। चाहे अगर वो डांस के लिए उनका पैशन है तो चाहे वो खुश हो या नाराज हो उनका डांस निकल के बाहर आएगा। बिल्कुल अगर उनका सिंगिंग में है तो सिंगिंग निकल के बाहर आएगी, या फिर एक कन्वर्सेशनल उनका कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर छूटा तो वो इन्वायरमेंटल हो सकता है, लेकिन जो बॉर्न है शायद उनका नहीं छूटेगा। ये मेरा मानना है, पता नहीं आप इसमें जो भी ओपिनियन दें। आई एम कंप्लीटली एग्री विद यू, आप सही कह रही हैं। और ये तो है कि आप आर्ट्स मतलब आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड से अगर आप जुड़ जाते हैं तो आप उससे निकल नहीं पाते हैं, भले ही आप कुछ भी करते रहे, वो आपके अंदर रहता है। बिल्कुल, आई रियली एग्री। मैं कुछ जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ वो लोग बुलाते हैं मुझे कभी कभी स्टोरी राइटिंग सिखाने के लिए। जी। मेरा एक सेशन होता है 2 घंटे का, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को लगता है कि यार 2 घंटे में कैसे स्टोरी राइटर हो जाएगा, सिखा सकता है। तो मेरा पहला सेंटेंस ही यही होता है कि यहाँ से जाने के बाद आप सब एक स्टोरी राइटर बन चुके होंगे। तराशना खुद को है। हाँ, लेकिन उसके बाद करना ये है कि आपको रोज रात को सोने से पहले 4 पन्ना लिखना है और उसके बाद सोना है। आप लैपटॉप में लिखो, आप पेन पेपर पे लिखो, मैं तो पेन पेपर ही प्रेफर करता हूँ। बेस्ट प्लेस है सर। हाँ, तो वो जो मतलब स्याही की खुशबू और कागज की जो खुशबू है वो आपको लैपटॉप पे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और वो एफर्ट नहीं होगा। मैंने जब पहली बार कैमरा फेस किया तो डायरेक्टर प्रकाश झा थे, वाओ। लेकिन मेरा वो सीन कट गया। कौन सी मूवी थी सर? लोकनायक। वो लोकनायक हाँ रिलीज हुई थी? रिलीज हुई थी दूरदर्शन पे, वो ओके। दूरदर्शन के लिए ही बन रही थी फिल्म। अच्छा अच्छा। और सरकारें बदली, एक्चुअली में वाजपेयी जी की सरकार में फिल्म बन रही थी जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर, उनकी ओके। बायोपिक थी लोकनायक उन्हीं के लोकनायक, नाम जी। है ना, हाँ पटना में शूट था। हाँ। तो हम लोग पहुंच गए प्रकाश जी के पास जहाँ शूट चल रहा था। उनको कुछ स्टूडेंट लीडर्स चाहिए थे, तो पूछे क्या करते हो थिएटर का, आ जाओ कुर्ता लेके आना। घर से कुर्ता उर्ता लेके पहुंच गए। उसके बाद सीन मिला, उसमें कुछ था चरखा समिति जो जेपी का आवाज था वही शूट चल रही हाँ थी। हाँ हाँ। उसके बाद और आई वॉज वेरी एक्साइटेड। आप सोचिए ना, गंगा जल रिलीज हुए उस समय 6 महीने हुए थे, अच्छा ओके। तो प्रकाश जी का जो क्रेज था, गंगा जल से तो बढ़ा हुआ था। मतलब प्रकाश जी को देखने के लिए पूरा पटना उमड़ा हुआ था वहां पे। कौन है ये जिन्होंने गंगा जल बना डाली? गंगा जल बनाई तो, और बाहर सिक्योरिटी, बहुत टाइट सिक्योरिटी। जी। तो जो लोग मुझे जानने वाले थे ना वो बाहर से देख रहे थे, वो बता रहे अरे वो जो है ना वो मेरे बगल में रहता है, वो फिल्म में काम कर रहा है। तो ये था। उसके बाद फिर जब शूट ऑन हुआ, उसके बाद कैमरा जब ऑन हुआ, मुझे जाना था, जेपी मीटिंग एड्रेस कर रहे हैं और पहली बार कैमरा फेस कर रहा था और मैं कैमरे के सामने से चला गया। तो कैमरे पे सिर्फ मेरा पीठ ही आया होगा और कुछ नहीं आया होगा। प्रकाश जी जोर से बोलते काट। उसके बाद बुलाए मेरे सिर पे, ये किया, बोला ये अब मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे तुम्हें करना है। तो प्रकाश जी ऐसे ऐसे गए, बोले आप वहां जाके बैठोगे, वहां जो खाली जगह है, ठीक है। उसके बाद हुआ कुछ, एक लाइन थी मेरी। उसके बाद क्या हुआ, वो पिक्चर बन रही थी जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। जब रिलीज होनी थी फिल्म तो सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार फिर आई देश में। फिर वो रिलीज नहीं हुई? नहीं, फिल्म तो दूरदर्शन पे आई। अच्छा। लेकिन उसके बहुत सारे सीन को काट दिया गया था कट कर एडिटिंग में। दिया हाँ, गया। वो बहुत सारी चीजें काट दी गई, जैसा हमको सुनने में हम लोगों को सारे कलाकारों को मिला। तो उस समय न्यूज़पेपर में आया कि आज रात को 9 बजे दूरदर्शन पे लोकनायक दिखाई जाएगी। हम लोग देख रहे हैं, मेरी माँ देख रही है कि अब मेरा बेटा दिखेगा, अब दिखेगा, पर दिखाई दिखाई नहीं। उसके काफी समय बाद जब मैं एफएम में आ गया था तो ओके। प्रकाश जी की फिल्म आ रही थी गंगाजल 2। तो वो और फिल्म के जो विलन थे मानव, वो दोनों स्टूडियो में आए हुए थे। तो हम लोग कॉफी पी रहे थे प्रकाश जी के साथ, तो ऐसे ही। तो उस समय मेरे बाल बहुत लंबे थे। प्रकाश जी ने कहा कि
आपका बाल असली है? मैंने कहा हाँ, छू के देख लीजिए। तो फिर बोले अच्छा। फिर मैंने कहा सर मैंने जब पहली बार कैमरा फेस किया ना डायरेक्टर आप ही थे। बोले क्या बात कर रहे हो? तो मैंने कहा हाँ, लोकनायक फिल्म आप बना रहे थे? बोले हाँ बना रहे थे। मैंने कहा उसमें मैंने स्टूडेंट लीडर का रोल किया था। बोले अच्छा तुम, हमें सर एडिटिंग में कट गया। तो ये होता है, बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट के साथ ये होता है, वो भी बेचारा श्योर नहीं होता है कि फिल्म में आगे। उसके बाद भी देखिए चूंकि मैं मुंबई नहीं गया, मेरे बहुत सारे साथी चले गए, और उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि जब मैं जेन जी था उस समय मुझे कॉर्पोरेट जॉब पटना में मिल गया। ओहो, और वो जो एक लाइफस्टाइल थी 2005 में, और बाहर चकाचौंध। फ्लाइट से जा रहे हैं मुंबई और दिल्ली और बैंगलोर, और वहां पार्टी हो रही है लेट नाइट फुल। और फिर मुंबई से किसी दोस्त का फोन आ रहा है कि यार 3 महीना से रेंट नहीं दिए हैं हम लोग और स्ट्रगल चल रहा है। फिर लगा कि अरे कहाँ वो जिंदगी, अब कहाँ कहाँ ये ये जिंदगी, है ना। लविश। हाँ, तो वो सब कुछ मिल रहा है, चकाचौंध एकदम, लेट नाइट पार्टीज और वो। तो एक बढ़िया उस समय पटना में कॉर्पोरेट कंपनीज थी नहीं, आनी शुरू हुई थी 2005 के बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। उसके बाद मतलब एक आदमी जो ट्रेन के स्लीपर में ट्रैवल करता हो, वो भी कभी कभार, अब उसको आप हवाई जहाज से यहाँ वहां भेज रहे हैं, तो वो कहाँ फिर वो स्ट्रगल करने जाएगा सोच भी मुंबई। नहीं पाएगा वहां के तो लिए। मेरे जो साथी लोग जो गए मुंबई, वो इसलिए गए कि उनके पास पटना में भी करने के लिए कुछ नहीं था, तो जैसे यहाँ वैसे वहां एक ही बात है। एक ही बात है। यहाँ भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि पिताजी ने पैसे भेजना बंद कर दिया, चुके। पढ़ाई खत्म हो गई, अब जी। करोगे क्या। जी। तो झोला उठाए वो निकल गए मुंबई। उसमें से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई डायरेक्टर बन गया, कोई एडिटर बन गया, कोई एक्टर बन गया। और वही मैंने कहा कि आप तो सिर्फ एक पंकज जी की बात कर रहे हैं ना, जी, मैं तो जी, बहुत लोगों ऐसे जानता हूँ जो मेरे साथ थे, जूनियर थे, सीनियर थे, तो कोई कुछ ना कुछ बन गया। लेकिन कुछ वैसे भी लोग थे जो वापस लौट आए। और आज भी बहुत सारे लड़कों को मैं कहता हूँ, लड़के लड़कियों को, कि देखो उस समय काम बहुत कम था, आज काम बहुत है, प्लेटफॉर्म बहुत है, करेक्ट। ठीक है, बट जल्दी में मत जाओ। सोच समझ के। बहुत सारे जो यंगस्टर है ना, वो क्या करते हैं, एक दो प्ले किया या उनको किसी ने घर में, पहले तो घर वाले बोलते हैं अरे मेरा बेटा हीरो लगता है, बस हीरो बनने निकल जाते हैं। अरे सीख तो लो, आई एग्री। सीख लो, कर लो। जैसे एक लड़के को शशांक तिवारी, उसने रामलीला में लक्ष्मण का रोल किया था, मेरे रामलीला, मैंने उसको कहा कि तुम यहाँ ज्यादा टाइम मत बिताओ, तुम में पोटेंशियल है, और 2-4 प्ले करके तुम मुंबई निकल जाओ, क्योंकि तुमको जितना सीखना था सीख गए, सीख चुके हैं। हाँ, अब जो करना वहां जाके करो। तो वो वहां कर रहा है, कुछ कुछ अच्छा काम कर रहा है। वही बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो आते थे मेरे पास, पूछते थे सर बताइए, अब उनका दिल रखने के लिए मैं भी बोल देता था कि हाँ ठीक है, चले जाओ, अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। लेकिन मुझे भी पता था कि ये अगर अभी गया तो क्या है ना, अगर मान लीजिए मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, आप मेरे पास आती है रोल के लिए, राइट, है ना, आजकल तो रोल भी उस कैरेक्टर के हिसाब से हो रहा है ना, जैसे बायोपिक है, आपसे चेहरा मिलता है तो आपको कास्ट कर लिया, उस तरीके से वैसे हो बायोपिक, रहा है, हाँ, या कैरेक्टर उस तरीके से। तो अगर मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, आप मेरे पास एक बार आई, आपने ऑडिशन बहुत बेकार दिया है, आपको कास्ट किए, आपने 40 रीटेक ले लिया, तो उसके बाद क्या होता है ना कि मेरे एक परसेप्शन बन जाता है कि इसको नहीं लेना है। हाँ वो एक्चुअली होता है, हाँ। तो अब आप 2 साल बाद जब वापस मेरे पास आएंगे, बहुत अच्छा उस 2 साल में आप मेहनत करके और चीजें करके, तो भी दिमाग में वो बना हुआ है परसेप्शन एक। एग्जैक्टली। हाँ। तो आप जब जाए वहां, तो अपने आप को तैयार करके मुंबई जाएं, वरना मत जाएं। जब तक आपकी तैयारी नहीं हो जाती है 90%, तब तक आप मत जाएं। और मैं जानता हूं पटना से अभी कई सारे लड़के गए हुए हैं मुंबई, लड़कियां भी गई हुई हैं, लड़कियां कम, लड़के ज्यादा, जिनकी तैयारी नहीं है पूरी। फिर ये लोग वापस आते हैं, मुंबई को गाली देते हैं, वहां ये है, वो है, नेपोटिज्म है, फलाना है। अरे भाई नेपोटिज्म तो वहां है ना जहां हीरो के रोल में कास्ट किया जा रहा है, कैरेक्टर रोल में कौन सा नेपोटिज्म हो रहा है। सर प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कोई कैरेक्टर रोल सोच के नहीं जाता ना, सब अपने आप को हीरो ही समझ रहा है। थिएटर वाले लोग इसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हाँ, थिएटर में इज ओके, पर अभी का जो जनरेशन है, दे आर लाइक कि हम गुड लुकिंग हैं, हम अच्छे दिख रहे हैं, हम तो हीरो ही बनेंगे। जैसे मेरे एक मित्र है सत्यकाम आनंद, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में विधायक जी का रोल किए थे, या
अभी भक्षक मूवी आई थी, ओके तो उसमें मेन विलन उन्हीं का था। रेड चिलीज की मूवी थी वो। ओके तो उन्होंने मुंबई से एक दिन फोन किया कि मैं पटना आ रहा हूँ फिल्म बनाने, तो स्टोरी रेडी है, आप उसमें डीएसपी बन जाइए। मैंने कहा, ठीक है। तो हम लोग अभी लास्ट ईयर उसकी फिल्म की शूटिंग हुई, पटना में ही शूट हुई, और उसके बाद अभी वो फिल्म आई नहीं है, वो किसी ओटीटी पे आएगी। ओके तो अब वो भी इस बात को लेके श्योर थे कि मेरी फिल्म में ये जो लीड रोल है, और एकदम उनका और मेरा एकदम पैरेलल रोल था, तो वो श्योर थे कि ये कर लेंगे। अब अगर मैं उनको निराश कर देता एक्टिंग में, तो दोबारा वो मुझे कभी कास्ट नहीं करते। कभी या कास्ट मैंने नहीं अभी एक करते। पटना के डायरेक्टर हैं, उनकी मूवी में मैंने एक रोल किया। अच्छा, वो बेचारे घबराते हुए फोन किए, बोले कि देखिए मेरे पास कोई बजट नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम लोग ऐसे ही फिल्म बना रहे हैं किसी किसी तरह से, और हम चाहते हैं कि उसमें एक छोटा सा रोल है, आप करेंगे नहीं करेंगे। हमने देखिए, मेरे लिए भी बड़ा रोल करना मुश्किल है, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा हूँ। जिस दिन बड़ा रोल करना होगा, उस दिन सबसे पहले एचआर को रेजिग्नेशन भेजूंगा रिजाइन करना होगा। और मुंबई निकल जाऊंगा, यहाँ नहीं। राइट, हाँ बिल्कुल सही बात है सर। है ना? हाँ तो फिर मैंने उनकी फिल्म में काम किया, और वो 2 घंटे में पूरी शूटिंग खत्म हो गई, और उन्होंने कहा कि अभी तक का सबसे फास्ट मेरा जो शूट था आज ही था। ओके आपको मैंने स्क्रिप्ट भेज दिया, मैंने पूरी स्क्रिप्ट याद कर ली। मूवी एक आ गई डायरेक्टर। है? हाँ? मूवी आ गई नहीं है? नहीं, अभी तो लास्ट वीक उसकी शूटिंग चल रही थी। अच्छा अच्छा, अभी शूट चल। अभी 6 महीने लगेगी उसको ओके आने में। ओके हाँ। तो उस फिल्म का नाम बोध है। बोध। हाँ, प्रशांत जी बना रहे हैं। वो एक डायरेक्टर किस चीज से खुश होता है कि आपका एक्टर जो आया है उसको लाइंस याद हो, हाँ और उस लाइंस के अकॉर्डिंग वो एक्सप्रेशन दे दे रहा हो, पाए। है हाँ ना? लाउड बिल्कुल, भी नहीं कर रहा हो, तो जो वो है। चाहिए वो डिलीवर कर रहा हो आपको एक एक्चुअली। बात बताऊं, लोग अक्सर कहते हैं कि थिएटर ज्यादा मुश्किल है या सिनेमा ज्यादा मुश्किल है, और 90% लोग कहते हैं कि थिएटर ज्यादा मुश्किल है, नहीं, सिनेमा ज्यादा मुश्किल है आई लेकिन गेस। मैं कहता हूँ सिनेमा ज्यादा मुश्किल है। हाँ, मेरे को भी ऐसा लगता है। लोग कहते हैं ना, थिएटर में सामने पब्लिक होती है, ताली भी पड़ती है, गाली भी पड़ती है, ठीक है, सामने पब्लिक है, लेकिन मैं भी उनके सामने 1 महीने रिहर्स करके आया हूँ ना। हाँ एक्चुअली मेरी पूरी लाइन मेरी भी याद है, और दूसरे कैरेक्टर की भी याद है। बिल्कुल बिल्कुल, सिनेमा में वो नहीं होता है। सिनेमा में एक कैरेक्टर आर्टिस्ट को सेट पे जाके डायलॉग मिलता है, डायलॉग मिलता और है, जब तक सेट तैयार हो रहा होता है ना, उतनी उसको देर में उसको अपना याद डायलॉग करना याद होता कर है। लेना होता है। हाँ हाँ तो 90% जो थिएटर वाले जो आज वहां जाके असफल हो जा रहे हैं, ठीक है, लक अपनी जगह है, वो बहुत बड़ा चीज है, तो लक तो बहुत बड़ी चीज है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहां पे क्या होता है ना, वो हकलाने लग जाते हैं, वो लाइंस याद करके नहीं आते। भी जैसे मैंने प्रशांत जी के साथ फिल्म काम में जो काम किया, उन्होंने सिंपल एक ही बात कहा कि सर आपको लाइंस याद थी, और 2 घंटे में एक फिल्म का 4 से 5 सीन निकल जाना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। कोई रीटेक नहीं, कुछ नहीं, सब वन और टेक होके थिएटर चला में गया। जैसे कैमरा को फेस करके तो नहीं कुछ बोलना होता ना हाँ। थिएटर नहीं, में, लेकिन थिएटर में जो मुश्किल चीज है वो मैं बता दूं, थिएटर में क्या है कि एक दर्शक आपके पाँव के नाखून से लेके सर के बाल तक को देख रहा होता है, राइट, तो आपको जो एक्टिंग करनी है उस वो नीचे से ऊपर ऊपर तक तक करनी है। करनी है, कैरेक्टर नीचे से ऊपर तक घुसा हुआ अभी होना आप ये चाहिए। कैमरा मेरा क्लोजअप लगा देंगे, मैं पाँव कैसे भी रखे हुए हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, मेरा पूरा ध्यान इस बात पे होगा कि मेरे मेरे चेहरे पे चेहरे पे क्या एक्सप्रेशंस आ रहे एक्सप्रेशन क्या हैं। आ रहा है। हाँ तो थिएटर करेक्ट। में वहां पे मुश्किल है, लेकिन सिनेमा में ये मुश्किल है कि आपका डेडिकेशन, आपकी टाइमिंग, आप प्रॉपर स्क्रिप्ट याद कर रहे हैं या नहीं। सर ये थिएटर पे बात जब चल रही है, फिल्म और थिएटर्स पे, तो थिएटर्स को लेके स्पेसिफिकली एक सवाल पूछूंगी आपसे कि जो थिएटर पहले था, मतलब पहले भी थिएटर्स में काम होते थे और अब भी होते हैं, तो तब के थिएटर में और अब के थिएटर में क्या डिफरेंस है सर? बहुत अंतर है, अच्छा भी और बुरा भी। अच्छा ये है कि पहले नाटक में काम करने के लिए लड़कियां नहीं मिलती थी बिहार में, हाँ मैं पटना बिल्कुल की बात कर रहा हूँ, जी। बाकी जगह तो अलग ही स्थिति थी, लेकिन पटना में लड़कियां नहीं मिलती थी। हम्म। इसलिए जितने भी हम रंगकर्मी थे वो उस तरीके का नाटक खोजते थे जिसमें स्त्री पात्र राइटर नहीं लिखा हो, नहीं लिखा हो। या लिखा भी हो तो एकाध लिखा हो। तो ओहो, उस समय की बात बता रहा हूँ, जी। मतलब आज से 20-25 साल पहले की, 20 साल पहले की बात, तब पटना में कुछ 4-5 फीमेल कैरेक्टर प्ले करती थी थिएटर में ओके लड़कियां, और ओके वही सबके नाटक में दिखती थी। या हाँ अगर
किसी के घर में कोई अलाउ कर दिया तो बहुत मुश्किल से लेके आते थे, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। आज ये नहीं है। हम्म। आज फैमिली वालों को लगता है कि लड़कियां सीरियल में जा सकती हैं, एक्ट्रेस बन सकती हैं। तो अब वो, थिएटर क्यों नहीं? हाँ, उनको पता है कि थिएटर से ही वो रास्ता अच्छा, खुलता है। रास्ता उधर से ही खुलता है। हाँ, हाँ, हाँ। और आप एक्टिंग कहाँ सीखेंगे? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब वो अलाउ करते हैं। तो अब जैसे कोई प्ले मैं मान लीजिए कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास 4-5 लड़कियों का कॉल आ जाता है, सर आप ये प्ले कर रहे हैं, उसमें मुझे कास्ट कर लीजिए, मुझे कास्ट कर लीजिए। हुँ, तो हुँ। मेरे लिए अब मुश्किल हो जाती है, फिर उसको बोलता हूँ, नहीं, नहीं, ठीक है, तुम रहने दो, तुमको अगले प्ले में कास्ट कर लूँगा। तो ये अब होता है। उस समय तो कैसी भी उसको लाइन्स आती हो, ना आती हो, उसका अलग से रिहर्सल करवाना पड़ता था। ऐसी-ऐसी लड़कियाँ किसी तरह से आरज़ू मिन्नत करके उसके फैमिली वालों से हम लोग बोलते थे कि लेके आएँगे, उसको स्कूटर से लाना, वापस घर पहुँचाना। सुरक्षा का पूरा ख़्याल हाँ, रखा ये जाता प्रॉब्लम था। था उस समय। आज तो लड़कियाँ खुद स्कूटी से आ रही हैं, वो कोई हाँ, दिक्कत बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ये था चैलेंज। और एक चीज़ क्या था, उस समय के जो लोग थिएटर में आ रहे थे, भीड़ कम थी और डेडिकेटेड लोग ज़्यादा थे। और अब आज भीड़ ज़्यादा है, डेडिकेटेड लोग कम है। तो भीड़ क्यों ज़्यादा है? ये तो थिएटर को डिसाइड करना है, मतलब अ, जस्ट क्यूरियोसिटी की वजह से पूछ रही हूँ। ये तो थिएटर को डिसाइड करना है कि मेरे साथ जो लोग आ रहे हैं वो कितने डेडिकेटेड हैं और नहीं, इसलिए क्योंकि अब क्या है कि डेडिकेशन अ, उन वो ये तय करके आते हैं कि हमको क्या बनना है। अगर जैसे थिएटर्स पे बात हो रही है तो मैं पूछूं पटना के अंदर, आपने हुँ, बोला आपने कालिदास रंगाले से किया, वहाँ पे हुँ। थिएटर है, तो कुछ ऐसे थिएटर्स के भी कुछ प्रोमिनेंट ग्रुप्स हैं, मतलब लाइक कुछ जाने माने हाँ, थिएटर्स। बहुत सारे बहुत बड़े-बड़े ग्रुप हैं। पटना में अगर नामी-गिरामी ग्रुप्स की बात करें, सबसे पुरानी संस्था तो मेरी ही है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, बिहार आर्ट थिएटर, कालिदास रंगालय, जी। जिसका अभी रेनोवेशन चल रहा है इस साल। हाँ, हाँ, इस साल के एंड तक तैयार हो हाँ, जाएगा। वो रेनोवेशन तो चल रहा है। हाँ, जी सर। बिहार सरकार ने उसको तैयार करवाया है। जी। और इसके अलावा बात करें तो कई सारे नामचीन ग्रुप हैं। अभय सिन्हा जी चलाते हैं, प्रांगण संस्था चलाते हैं, कला जागरण है सुमन जी का। ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ये 3, 4, 5, 6 ऐसे नाम हैं। बाकी देखिए क्या है, कुछ डायरेक्टर हैं, वो उनके नाम पे कभी वो किसी ग्रुप के साथ कर रहे होते हैं, किसी ग्रुप के साथ कर रहे होते हैं। लेकिन वो चल रहा है। अभी एक लड़का है बिहार का, बहुत अच्छा कर रहा है, मृत्युंजय शर्मा। मृत्युंजय शर्मा। रंग मार्च के थ्रू उसने अपना ओके। स्टूडियो बना रखा है। रणधीर हैं, एनएसडी पास आउट, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं। सर, मीडिया फील्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक आप मीडिया में कैसे आए और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अब मीडिया के बारे में अगर बात करूं तो जैसे आप ईटीवी से लेके रेडियो एफएम, रेडियो हुँ। मिर्ची, हर जगह तो एक इलेबोरेटेड, अगर आप थोड़ा इस चीज को थोड़ा इस पे देखिए, प्रकाश डाल सकें तो। अ, एक बेरोज़गार आदमी को जहाँ रोज़गार मिलते जाता है, वो क वहाँ से काम करना शुरू कर देता है। यही बिहार की सच्चाई है। और हाँ, नहीं मिलता एक्चुअली है, तो फिर वो माइग्रेट कर जाता है। बिहार से बाहर चला जाता है, जाहिर सी बात तो मेरे साथ ये प्लस पॉइंट था। कुछ लोग बोलते हैं नेगेटिव भी है, तुम निकल जाते तो बहुत कुछ और भी कुछ कर लेते। हो सकता है हिंदुस्तान को एक और अच्छा एक्टर मिल गया होता, या शायद नहीं भी पॉसिबिलिटीज, मिलता, किस्मत नहीं होती तो वापस आ जाता, कुछ भी हो सकता है। जो कुछ भी हो सकता है। हाँ, हाँ। तो जब मैं पटना में थिएटर कर रहा था, मीडिया की पढ़ाई कर रहा था, आज अखबार मैंने मीडिया में आज अखबार से स्टार्ट किया। शुरुआत करी हाँ, थी। आज न्यूज़पेपर, जी, वहाँ से शुरुआत की। जी। तो जब मैं लिख रहा था, जिस दौरान मैंने पंकज त्रिपाठी जी का ज़िक्र किया कि उनका इंटरव्यू, मैंने शायद वो पहला इंटरव्यू था वो, तो वो प्रकाशित हुआ। उसके बाद उस समय ईटीवी खुल रहा था बिहार में। हुँ, हुँ, तो हुँ। ईटीवी में कुछ एक्टर्स चाहिए थे, उनका एक सीरियल आ रहा था, नुक्कड़ करके, उसमें मुझे कास्ट किया गया और वो रेगुलर चलता रहा। फिर 6 महीने तक चला, उसके बाद फिर वो बंद होने वाला था। लेकिन मैं हमेशा लोगों को एक बात कहता हूँ कि दुनिया में सिर्फ़ 2 चीज़ आपको आगे बढ़ाती है। एक है परसेप्शन और दूसरा है रिलेशन। सही बात है। दुनिया में सिर्फ 2 चीज़ आपको आगे बढ़ाती है, आपका परसेप्शन और आपका रिलेशन। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। आप इसी से आगे बढ़ते हैं, टैलेंट सब में है, 19 या 20। बिल्कुल, 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 100% आई एग्री। ठीक है? तो मेरे साथ जो वहाँ लोग जा रहे थे ना, उनके अंदर भी वही टैलेंट था। लेकिन शायद वो रिलेशन जो उनका आपने नहीं बन बनाया। वो उनका नहीं बन पाया, या उनके बारे में वो परसेप्शन नहीं बन पाया।
तो उन्होंने मुझे बुलाया। मेरे को कोई काम नहीं आता था भाई, मैंने मीडिया की पढ़ाई की थी लेकिन जर्नलिज्म की पढ़ाई की थी। जर्नलिज्म की। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसमें था ही नहीं मेरे पेपर में। राइट। मेरे लिए कैमरा फेस करना और कैमरा ऑपरेट करवाना दो अलग 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 चीजें अलग हैं ना। चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्टर एकदम फायर कि किसको भेज दिया है सर ने, क्योंकि सीनियर ने भेज दिया, डायरेक्टर कुछ कर ही नहीं सकता था। और बोले कि यार ये टीसीआर सीट है, इसको तुमको फिल करना है। उस समय टीसीआर टाइम कोड रिकॉर्डर होता है कैमरे में, अच्छा, ओके फ्रेम्स लिखने होते हैं जब कट होता है तो। ओके। तो वो टीसीआर सीट पकड़ा दिया, बोला भरो इसको। अरे टीसीआर भरना क्या है फिर पता नहीं था। फिर सीखा, एक चीज थी कि सीख जल्दी जाते थे। फिर वो टीसीआर भरना शुरू किया, फिर सीन्स लिखना शुरू किया टीसीआर शीट में कि कौन सा हो गया कौन बाकी है, वो चलने लगा। राइट। फिर वो जो प्रोड्यूसर थे उस शो के, वो फिर चले गए इंडिया न्यूज में, आई थिंक चले गए, इंडिया टीवी में चले गए बाद में, ओके। अमित छावड़ा। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद मुझे ही उस प्रोग्राम का डायरेक्टर बना दिया गया। तो फिर वो और आगे वो एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम था। फिर उसके बाद मैं न्यूज में चला गया, ओके ईटीवी न्यूज के लिए काम करने लगा, न्यूज ओके के लिए, न्यूज की प्रोग्रामिंग। ओके। ये जो पॉडकास्ट का फॉर्मेट है ना, ये बहुत पुराना फॉर्मेट है। इसको आज पॉडकास्ट कहा जाता है, तब इसको इंटरव्यू कहा इंटरव्यू जाता कहा है। जाता था, एग्जैक्टली सर, आई एग्री। ठीक है, इंटरव्यू थोड़ा फॉर्मल होता था, पॉडकास्ट थोड़ा इनफॉर्मल होता। इनफॉर्मल, हाँ एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो जो शो मैं डायरेक्ट करता था, उस शो का नाम था आमने सामने। हम्म। और आमने सामने मैं डायरेक्ट करता था, और उसके जो एंकर, जैसे आप अभी एंकर हैं, उसके एंकर थे हरिवंश जी, जो प्रभात खबर के एडिटर इन चीफ थे उस समय, और अभी वर्तमान में भारत के राज्यसभा के उपसभापति। उसके बाद फिर क्या हुआ ना, तब उस समय एफएम स्टार्ट हो रहा था ओके। पटना में, मिर्ची आ रहा था, ये कब की बात है सर? 2007। ओके। तो मेरे ऑफिस से बहुत सारे लोग जा रहे थे इंटरव्यू देने के लिए, हम्म। आरजे बनने के लिए। तो मेरे साथ काम करता था ईटीवी में शशि। ओके। तो शशि जी भी जा रहे थे, तो मुझे पता था उनका तो हो ही जाएगा। उस समय भी हम लोग ऐसे ही चाय की दुकान पे हंसते हंसाते, वो चलता रहता था उनका। जी। तो शशि गए, उनका आरजे में हो भी गया, बाकी लोग बैरंग लिफाफे की तरह लौट भी आए। मुझे भी बोला गया कि जाओ तुम भी। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं आरजे नहीं बन पाऊंगा, मुझे वो लोग नहीं हायर करेंगे। तो जो जो लोग गए थे ना, अच्छा, एक दूसरे को बताते नहीं थे कि हम जा रहे हैं। ओह, वहां जाके सब देखते, अच्छा ये अच्छा भी तुम आया, भी आए वो हो, भी तुम आया, भी वो आए भी हो। आया। वो होता था। अपना बायोडाटा हाथ में लेके, तब हाथ में हार्ड कॉपी लेके जाते थे लोग। जी। तो मैं नहीं गया इंटरव्यू देने। लोग हमको बोला अरे तुमको भी जाना चाहिए था। मैंने कहा कि मैं उनकी तरह नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरा नहीं होता, रिजेक्ट होके चला आता। तो नहीं, तुम तो एक्टिंग करते हो थिएटर में। मैंने कहा, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, रेडियो जॉकिंग अलग चीज है। और रेडियो हम लोग विविध भारती सुने थे, एफएम तो सुने भी नहीं थे, हमें पता भी नहीं था कि एफएम पे बोला कैसे जाता है। होता क्या है, कैसे कभी बोलते हैं? बीच में दिल्ली वल्ली गए तो बस वो में सुन लेते थे, है ना। हम्म। खैर वो हुआ। उसके बाद फिर वहां पे ना कॉपी राइटिंग का जॉब निकला था। उसका फिर किसी ने बताया कि वहां पे है। मतलब हाँ, इसमें अप्लाई करूंगा मैं। मैंने वहां अप्लाई किया, बहुत लोगों ने अप्लाई किया, उनका नहीं हुआ, मेरा हो गया। तो वो लोग जब फोर्टे पूछ, पकड़ लिया आपने अपना। हाँ, हम्म, और यही मैं सबको कहता हूँ कि हर चीज में अप्लाई मत करो। जिस चीज में तुमको लगता है कि स्ट्रेंथ है वहां, क्योंकि देखो इंटरव्यू करने वाला तो एक ही आदमी था बिल्कुल। वो। अच्छा, मेरे साथ वो लोग फिर दोबारा अप्लाई किए, अच्छा, ओके। तो उनको शॉर्टलिस्ट करके बुलाया ही नहीं इंटरव्यू में कि ये इसको तो ऑलरेडी हटा अप्लाइड, चुका है। हाँ हाँ, ऑलरेडी अप्लाइड, हाँ। हाँ, इसको तो मिल चुका हूं ना। हाँ 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 बिल्कुल। तो बुलाया नहीं, मेरे से नहीं मिला था, तो मेरे को फोन करके उन्होंने बुलाया। बुलाया, इम्प्रेस हुए। उसके बाद फिर पैसे की बात हुई कि आप पैसा कितना लेंगे। तो अब मेरे दिमाग में था कितना लें, कितना कितना मांगे। तो मैंने एक अमाउंट बोला। मैंने कहा कि इससे 4-5 हजार कम दे देगा तो बहुत अच्छा है। बाद में फिर ऑफर लेटर आया, उस पे 2 हजार और ज्यादा ही था। तो और उस समय पता नहीं था ऑफर लेटर होता क्या है। हाँ हाँ। उसके बाद फिर वो जब ज्वाइन कर लिया, तब पता चला ये लोग 10 हजार और ज्यादा दे सकते थे, तुम मांगे ही नहीं। ओ। क्योंकि तो जब ट्रेनिंग पे गया ना, तब वहां पता चला कि सबकी सैलरी क्या है, नहीं है। क्या है, हाँ। तो फिर पछताया तो क्या। चिड़िया चुग गई हाँ, खेत। लेकिन किसी चीज के लिए रिग्रेट नहीं है। हाँ उसके नहीं नहीं बाद फिर ठीक क्या है। हुआ कि वहां से एक जर्नी शुरू हुई, जो एफएम की जर्नी। मैंने सोचा कि 2-4 साल एफएम में काम कर लेना है, थोड़े पैसे कमा लेने हैं, फिर मुंबई या दिल्ली कहीं जाएंगे। लेकिन जो एफएम का जो मजा था, वो जो आनंद था,
वो कहीं जाने नहीं देता है। इसलिए मैं जानता हूँ मेरे जितने भी लोग, जानने वाले लोग जो एफएम इंडस्ट्री में आते हैं, मतलब एफएमसीजी वाला नहीं, एफएम, हाँ, हाँ, एफएम। अब नहीं, बहुत सारे जो लिसनर्स है वो ये ना सोचते कि मैं एफएमसीजी की बात कर रहा हूँ, नहीं, नहीं, एफएम। एफएम रेडियो की बात कर रहा हूँ। रेडियो एफएम। तो मैं जानता हूँ वो लोग निकल नहीं पाते हैं इससे, वो हुँ, इसी में रह जाते हैं, इसके साथ और भी चीजें करने लगते हैं। अब तो खैर डिजिटल फॉर्म में हो गया है एफएम, बिल्कुल, हर रेडियो ब्रॉडकास्टर का अपना यूट्यूब चैनल है, अपना फेसबुक है, सब कुछ है। बिल्कुल, हाँ। तो उसके बाद 2019 तक मिर्ची के साथ जर्नी चली, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना सब कुछ चलता रहा साथ में। और उसके बाद फिर मैं रेडियो सिटी के साथ जुड़ गया और रेडियो सिटी आ गया। तो ये रेडियो में ही साथ में थिएटर और ये दोनों चीजें एक साथ चलते रही। रेडियो और थिएटर आपकी लाइफ में लगातार चल रहा हाँ, है। चल रहा है। कभी-कभी कोई ऐसे ही सत्यकाम भाई टाइप के दोस्त मिल गए, मुंबई से पटना आ रहा हूँ, फ़िल्म बना रहा हूँ, ये रोल कर लो, कर लेता हूँ। तो थोड़ा एक्टिंग भी हो जाती है। हाँ। थिएटर में भी तो एक्टिंग होती है। हाँ, सर, रेडियो मिर्ची में, रेडियो एफएम में कुछ स्पेशल रेडियो मिर्ची का आप बताएँगे? जहाँ तक मुझे जानकारी है हुँ। आप झाजी की बात करने वाले हाँ, हैं, बिल्कुल मैं झाजी की बात मुझे करने वाली पता हूँ है। सर। एक्चुअली क्या हुआ, मैं आरजे नहीं था, हुँ, हुँ। आज भी नहीं हूँ, कभी भी नहीं था। लेकिन एक थिएटर आर्टिस्ट था, बिल्कुल। तो एक्टिंग करना आता था। तो जब मैं रेडियो में गया ना, तो वहाँ पे वॉइस ओवर की बड़ी मारामारी रहती थी। वॉइस ओवर, वॉइस मॉड्यूलेशन हाँ, हर किसी नहीं, की नहीं हाँ, होती। सबसे होता नहीं हाँ, है। हाँ, तो जो एड्स आते हैं ना, हाँ, रेडियो पे जो आप लोग एड सुनते हैं, बिल्कुल। तो लिखता तो मैं ही था, वो हाँ, एड मैं ही लिखता था। बिल्कुल। तो मैंने अपने करियर में कुछ 20-30 हज़ार एड लिखे होंगे रेडियो पे। ओह माय गॉड! हाँ, वहाँ ये नॉर्मल बात है, क्योंकि रेडियो में अगर आप एड लिख रहे हो, तो एक किसी बड़े एफएम में आपको दिन के 10-12 एड लिखने पड़ जाते हैं। नॉर्मल बात है। हुँ, तो हुँ, उस हुँ। दौरान लिख दिए होंगे, 20,000 लिखे होंगे, कोई काउंट नहीं किया। फेस्टिव सीज़न में एक दिन में 30-30 ऐड लिखना होता था। हुँ, हुँ। तो अब होता क्या था ना कि वॉइस ओवर करने के लिए कोई तुरंत चाहिए, वो ऐड तुरंत बना कि नहीं बना। तो मैं उसके जो मेल कैरेक्टर, तो मैंने उसको मेरा कैरेक्टर लिखना शुरू, पहले वो जो एंकर वॉइस होती है कि जी हाँ, अब ये वो हटा के मैंने उसकी जगह कैरेक्टर डालना शुरू कर कैरेक्टर दिया। डालना शुरू किया। क्योंकि जो एंकर वॉइस होती थी ना, पता चला ऑफिस में अभी है ही नहीं, वो आरजे वहां गया है, वो वहां है। तो मैंने उसके एंकर को हटा करके, मेरी जो वॉइस है, हाँ, हाँ। बेस वॉइस नहीं है मेरी, जो एंकर के लिए चाहिए, हाँ, राइट, 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 कैरेक्टर वॉइस है। राइट। तो मैंने उसकी जगह एंकर को हटा के उसमें कैरेक्टर डालना शुरू कर दिया। जैसे क गवर्नमेंट एड में, क्या हो भैया, अरे भीमा भैया, अरे कहाँ जा रहे हैं, अरे सुबह सुबह जानते नहीं है, बिटिया को टीका दिलवाने जा रहे हैं, अरे वाह क्या बात है। तो ये जो कैरेक्टर वॉइस है ना, राइट, वहां से मैंने उसमें डालना शुरू किया। राइट। अब ये कैरेक्टर वॉइस का वॉइस ओवर करना शुरू किया, तो ये स्टार्टिंग में ही हो गया था। और सामने जो होता था उसको क्या चाहिए, तुरंत कोई वॉइस ओवर देने, सामने बैठा हुआ हो, बिल्कुल। मिल गया, अरे सुहास आ जाओ जल्दी से, वो कर दो। वो वहां से शुरू हो गया। मैं शशि, हम दोनों सबसे ज्यादा वॉइस ओवर करते थे। हुँ। उसके बाद वहीं पे एक कैरेक्टर जन्म लिया, बात करते करते, झाजी करके, कि झाजी एक कैरेक्टर बनाते हैं। यहाँ एक बहुत फेमस सरनेम है, बहुत लोग आज भी मेरे से जो जानते हैं कि वो करते हैं, वो मेरे से, अगर मिथिलांचल के हैं तो मैथिली में बोलते हैं। मुझे मैथिली आती नहीं है, मैं मिथिलांचल का हूँ नहीं, पटना का हूँ। मेरे एंसेस्टर्स अंगिका जान के, अंगिका। हाँ, तो वो अंगिका तो ये भागलपुर मुंगेर, भागलपुर मुंगेर साइड की मुंगेर, हाँ जी। तो वो भी मुझे नहीं आती है, पटना में रहने की वजह से। तो वो लोग मैथिली में मेरे से बात करते हैं, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। उनको लगता है ये झाजी हैं, ये झाजी हैं। लेकिन मैं झाजी हूँ नहीं। तो खैर, वो कैरेक्टर बहुत धीरे-धीरे पॉपुलर हो गया। इतना जी। पॉपुलर हो गया कि एक बार एक दुकान पे मैं कोई सामान खरीदने बैठा हुआ था, और दुकान में उस समय हर दुकान में रेडियो बज रहा होता बज रहा था। होता है। वो दुकानदार झाजी आ रहा है, वो सुन रहा है, रुका, और मैं इरिटेट हो रहा है, जल्दी यार सामान दो। अब वो रोके हुए हैं, हम कह रहे रुकिए, सुन रहा है कि अभी वो कौन सा ट्रिविया बताने वाला है। तो मुझे पहले इरिटेशन हुआ कि मुझे खड़ा रखे हुए है, फिर मुझे खुशी हुई कि मेरा ही रेडियो मेरा ही सुनने के सुनने लिए के खड़ा लिए, रखे वो हुए हैं। मेरी आवाज सुनने के लिए मुझे खड़ा करवा रखा है। बेचारे को तो पता ये ही नहीं। होता था उस समय, ये रेडियो का क्रेज अभी से ज्यादा था उस समय। हाँ। और वो कैरेक्टर धीरे धीरे बहुत फेमस हो गया, बहुत फेमस हुआ, आज भी वो चल रहा है वो। बट उस समय लोग अगर वो जान जाते थे। अच्छा, वो जो कैरेक्टर मैंने वो जो तैयार किया, मैं अब जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्रिएटिविटी की बात कर रहे थे, तो आप जब कोई कैरेक्टर निकालते हैं ना, तो आपको उस आप जो बचपन से लेकर के बड़े होने तक, एक एक्टर क्या करता है, एक एक्टर वही अच्छा एक्टर है जो ऑब्जर्वर अच्छा होता है। राइट। ठीक है,
आप उसको कहीं से निकालते हैं और फिर उसमें फिट करते हैं। तो जितने भी कैरेक्टर मैंने अपने लाइफ में देखे, उसमें से किसी को आपको चूज करना होता है और वहां पे फिक्स करना होता है। यही काम है एक्टिंग का। तो आपने झाजी को चुना कहीं नहीं, से? झाजी के लिए मैंने किसी और कैरेक्टर को चुना। अच्छा, झाजी के लिए किसी और कैरेक्टर को हाँ, चुना। ये मैंने आज थोड़ा सा तक कहीं एक्सप्लेन किसी करिए, को बताया नहीं है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए मैंने प्लीज। किसी को नहीं बताया। आप पॉडकास्ट के बाद आप गूगल कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे वो कैरेक्टर। उस कैरेक्टर का नाम है असित सेन। ओके। हिंदी फिल्मों में कैरेक्टर रोल करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के जमाने में। अच्छा। असित सेन असित सेन। मोटे से थे, ओके। है ना? हाँ हाँ। बहुत सारी फिल्में की हैं उन्होंने। ओके। किसी में सिपाही बने रहते थे, किसी में दरोगा, किसी में बड़ा भाई, किसी में, और वो, मैंने बस उस कैरेक्टर को पकड़ लिया कि झाजी ऐसा ही होगा। मैंने बचपन में उनकी कुछ फिल्में देखी थी हाँ हाँ। और वो मेरे कहीं किसी सबकॉन्शियस में थे, और जब ये झाजी कैरेक्टर करने की बात आई, मैंने कहा यही फिट होंगे। मैंने उनको मैंने याद किया, उनकी तरह मैंने बोलना शुरू किया और वो कैरेक्टर हिट हो गया। वो ऐसे ही बोलते थे जैसे मैं झाजी बोलता हूँ। सर एक बार झाजी को बोल के बताइए ना प्लीज। जानती है श्रद्धा जी, ना। देखिए, आप जो ये पॉडकास्ट चला रही हैं ना, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। अच्छा। हाँ, लेकिन तब इसको इंटरव्यू कहा जाता था। क्या बात कर रहे हैं? तो ये वो आप गूगल कीजिएगा, थैंक यू वेरी आपको मच वो सर। असित सेन कैरेक्टर मैंने शायद किसी को बताया या नहीं बताया, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने उन्हीं को कॉपी किया था। अब वो कोई इंडिया के बहुत रिनाउंड एक्टर नहीं, आपको गूगल करना पड़ेगा उनको, या जिन लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज देखी है। मैं देखता था, जैसे मैंने, मेरी फेवरेट फिल्म है प्यासा, उसमें भी उनका रोल था, जहां तक मुझे याद है प्यासा में शायद था। तो ऐसी कई सारी फिल्में थी। तो नहीं एक्चुअली मतलब जो झाजी कैरेक्टर है ना, एंड झाजी की एक सबसे खासियत ये है, ये मैं अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ कि अगर झाजी कोई जानकारी दे रहे हैं हम्म, तो वो जानकारी ऑथेंटिक है। हाँ, उस पे मैं बहुत काम करता था। ठीक है। मेरे लिए ट्रिविया निकालना गूगल सर्च करके कुछ भी बताने जैसा नहीं होता है, हम्म। क्योंकि आज के टाइम में जो लोग गूगल पे सर्च करके कुछ भी बता देते हैं, उसमें आधी से ज्यादा जानकारी गलत रहती है। बिल्कुल। ठीक है, या मिसलीडिंग होती है। और आज के टाइम में बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी ये चीजें हो रही है। जैसे एक दिन किसी ने, मेरे टीम का एक लड़का, उसने मुझे एक स्टैटिक पोस्ट दिया कि सर आज नेशनल हग डे है। मैंने कहा ऐसा कोई डे तो इंडिया में नहीं होता है। बोला नहीं सर है। मैंने कहा तुमने कहाँ देख लिया? तो सर हम्म। गूगल पे देखा है। मैंने हम्म। उसको जब सर्च किया, मैंने कहा अमेरिका में है, इंडिया में तो नहीं है। इंडिया में हाँ, ऐसा कोई डे होता ही इंडिया नहीं का है। नहीं है, हाँ। ये नेशनल हग डे अगर तुमको लिखना है तो लिखोगे ना नेशनल हग डे इन यूएसए। इन यूएस। राइट। हाँ हाँ हाँ। तो सर मुझे लगा, मैंने तो ये चल रहा है गूगल पे, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं और उसको सही मान लेते हैं। झाजी जो ट्रिविया बेस्ड था और उसके लास्ट में फन आता था, आज भी है वो चीज। उसमें क्या है ना, उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है कि ये सही इंफॉर्मेशन है या नहीं या है। नहीं है। राइट। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सुना है झाजी हम्म, को, बहुत ऑनेस्टली बोलूँ, और मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट शो था रेडियो मिर्ची पे। हम्म, तो मेरा वो भी होता था ना कि आज क्या नया इन्फॉर्मेशन हाँ, आएगा। ठीक है, कि झाजी के थ्रू आज क्या नया मिलेगा सुनने हम्म, के लिए। तब मुझे नहीं पता था कि कौन है झाजी के पीछे, कैसे है, क्या है, पर ये शो मेरे को बहुत पसंद था। हम्म, तो इसलिए मुझे और कई बार मुझे एग्जाम्पल्स याद नहीं है, पर हाँ मेरे साथ ये हुआ है कि उस शो से जो कुछ इन्फॉर्मेशंस मेरे को मिली है ना, मैंने सामने दी है। आपको मैं एक मजेदार किस्सा बता रहा हूँ, झाजी से रिलेटेड है। मैंने बताया ना कि जब वॉइस ओवर मैंने शुरू किया तो फिर वो कैरेक्टर में मैंने वॉइस देना शुरू किया। केबीसी में मैं हर साल ट्राई करता था कि मेरा वहां सिलेक्शन हो जाए, और मेरे ऑफिस में हर कोई बोलता था कि यार तुम केबीसी में क्यों नहीं ट्राई करते हो, तुम तो वहां पक्का 1 करोड़ जीत के आ जाओगे। हम्म। और मैं हर सीजन ट्राई करता, मेरा आज तक नहीं हुआ उसमें। आज तक मुझे कभी केबीसी से कॉल नहीं आया। लेकिन उस दौरान हर सीजन में मेरे पास बीसीओ लोग आते थे ऑफिस में
कि सर आपको हम फोनो फ्रेंड लेना चाहते हैं, जिनका पटना से या जिनका आसपास पटना से से हुआ, सिलेक्शन हाँ, होता था। फोन अ फ्रेंड में, हाँ। और तब इतना गुस्सा आता था। जले पे नमक छिड़क रहे हैं। तो जो फोनो फ्रेंड होते थे उनसे कुछ एक कंसेंट लेना होता था उनको केबीसी के लिए, और पासपोर्ट साइज फोटो लेनी होती थी। तो वो आते थे ऑफिस में मिलने के लिए कि हमको जरा उनसे मिलवा दीजिए, जब मेरा उसमें हो जाएगा फोन अ फ्रेंड की और जरूरत फोन, होगी तो। हाँ, फोनो फ्रेंड जब आएगा ना तो उनसे कॉल करेंगे। तो गुस्सा आता था। हालांकि कुछ लोगों को मैंने कंसेंट दिया भी था और फोटो भी दे दी थी। वो गए, हालांकि बाद में वो आगे जा नहीं पाया, शायद वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में वो फर्स्ट में नहीं हो पाया, नहीं हो हाँ, पाया। हाँ, हाँ। तो ये था। सर, जैसे अभी आपने मीडिया के बारे में बताया, एफएम रेडियो एंड ईटीवी से आपने काम किया, मतलब जो भी आपने भी एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, तो आज का जो जनरेशन है या आज की डेट में जो लोग भी रेडियो वगैरह में काम करना चाहते हैं, उनके लिए आपके साइड से क्या सजेशन होगा सर? देखिए, रेडियो में बहुत सारा अलग अलग काम है। जैसे मैंने बताया ना कि मैं आरजे नहीं था, हम्म। मैंने कॉपी राइटिंग से करियर की शुरुआत की। Right. तो आज के टाइम में और उस समय में बहुत बदलाव आ गया है। हम्म। आज भी रेडियो में बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट काम है। प्रोड्यूसर का काम है, रेडियो जॉकी का काम है, स्क्रिप्ट राइटर, कॉपी राइटर का काम है, साउंड ईयर का काम है। सबके लिए अलग अलग टैलेंट चाहिए होता है। और थोड़े सीनियर लेवल पे, जिस पे अब हम लोग थोड़े मीडियोकर सीनियर लेवल पे हैं, तो वो लीडरशिप प्रोफाइल है कि सारी चीजें सही चल रही हो, वो भी देखना होता प्लानिंग, है। मॉनिटरिंग, एग्जीक्यूशन, वो देखने के लिए हम लोग जैसे लोग होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो अब क्या है, आरजे अगर किसी को आज के डेट में बनना है तो सबसे पहले उसको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा। ओके। पहले क्या था, हम लोग आवाज सुनते थे, उसका प्रोनाउंसिएशन सुनते थे और फिर उसको हायर कर लेते थे। क्योंकि आज के डेट में हर एफएम रेडियो को आरजे नहीं, इन्फ्लुएंसर चाहिए। यही सच्चाई है। आरजेइंग तो साथ में हो ही जाएगा, लेकिन अगर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है हम्म। तो वो अच्छा रेडियो जॉकी नहीं हो सकता है। तो रेडियो जॉकी हम लोग एटलीस्ट उसके पास 5, 10, 20 हजार फॉलोअर हो, नहीं भी है तो पोटेंशियल हो उसके अंदर कि वो फॉलोअर्स ला सकता हो या ला सकती हो। ओके। तो हम लोग भी जब मतलब हायर कर रहे क्राइटेरिया होते, चेंज्ड। हाँ, पहले ओके। आवाज, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसकी राइट। क्रिएटिविटी, यही 3 चीजें थी। बाकी और कुछ भी नहीं था। आई गेस इम्पोर्टेंट यही है। नहीं, अब नहीं है। अब जब हम लोग हायर कर रहे होते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि उसके इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं, इंस्टा पे अच्छा। वो कैसे रील बनाता है या बनाती है, ओके। ये देखते हैं हम लोग। फिर बाकी रेडियो तो हम सिखा ही देंगे, इतना एक्सपीरियंस है कि उसको रेडियो सिखा देंगे। सर, एक जानकारी है मेरे पास कि आप यूनाइटेड नेशंस के साथ समहाउ जुड़े हुए हैं। हाँ। तो आप उसको प्लीज बताएंगे कि आप कैसे अ, यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़े हुए हैं और इस दरमियान क्या क्या चीजें आपने करी? यूनाइटेड नेशंस से यूनिसेफ जो है, जी। यूनिसेफ के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ जी। और वॉलंटरी जुड़ा हुआ हूँ जी। 2014 से। ओके। और उनका एक प्रोजेक्ट चलता है, रेडियो फॉर चाइल्ड प्रोजेक्ट। ओके। तो उनका मानना है कि रेडियो के साथ साथ हम अगर बच्चों के वैक्सीनेशन की बात करें, चाइल्ड अब्यूज को रोकने के लिए कुछ करें, ये जो अवेयरनेस वाले प्रोग्राम हाँ, हैं जो हाँ, बच्चों राइट, के लिए राइट, यूनिसेफ राइट, राइट, चलाता है, राइट, राइट। तो रेडियो का उसमें एक बहुत बड़ा रोल है। हम्म। और ये रेडियो फॉर चाइल्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 2014 में, 2014 में जामिया मिलिया में, दिल्ली में। ओके। तो उसमें उस कॉन्फ्रेंस में मैं भी गया था हम्म। और तब से मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और सोनिया सरकार जी, जिनके साथ मैं जनरली कांटेक्ट में रहता हूँ, उनके साथ मिलके मैं बहुत सारी जगहों पे एज अ पार्टिसिपेंट भी गया हूँ, एज अ मेंटर भी जाता रहता हूँ। ओके। तो कुछ फॉरेन कंट्रीज भी गया एज अ डेलीगेट, जैसे श्रीलंका गए थे हम लोग एक बार। ऐसे और डेलीगेट गए थे आप हाँ, वहाँ? ओके। तो इसी तरीके से कई सारे उसके अवार्ड्स भी होते हैं, रेडियो फॉर चाइल्ड अवार्ड के। तो ओके। उसमें क्रिएटिविटी के लिए रेडियो फॉर चाइल्ड अवार्ड लगातार मिलता रहा। माधुरी हम्म। दीक्षित से मिला, अभी उसके बाद रिकी केज से मिला। माधुरी जी ने 2 बार ही दिया, रिकी केज ने दिया। ओके। और रिकी केज जिनको 3 टाइम्स ग्रैमी अवार्ड मिला है। राइट। हाँ। उसके बाद लास्ट अभी आयुष्मान खुराना ने दिया। तो वो ओके। सब साथ में चलता रहता है। तो इन लोगों के साथ जब उन लोगों ने आपको अवार्ड दिया, इन लोगों से के साथ जब आप मिले, तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा बहुत आपका? अच्छा रहा।
माधुरी दीक्षित जी के साथ जो मेरा एक एक्सपीरियंस था, मैं बता रहा हूँ। जी। ये अवार्ड 2 साल में एक बार होता है। ओके। तो जो पहला सीजन हुआ था अवार्ड का, जी। माधुरी उस समय ब्रांड एम्बेसडर थी उसकी अवार्ड की। ओके। और अ, मुंबई होटल ताज में मुझे उनके हाथों अवार्ड मिला। 2 साल बाद फिर ये अवार्ड होना था। उस साल भी वही ब्रांड एम्बेसडर थी। और आई वाज़ सरप्राइज़ कि उनको ये बात याद थी कि लास्ट सीजन में मुझे अवार्ड मिला है। वाओ! स्टेज पे उन्होंने वो एबीपी न्यूज़ या कहीं वो एक क्लिप थी, ओके। मेरे पास भी है कहीं, और उन्होंने ये बात कही कि आप तो पिछली बार भी जीते थे, स्टेज पे अवार्ड वाओ! देते हुए। वाओ! तो मुझे लगा कि ये ये लोग ऐसे ही बड़ी नहीं बनते हैं। इनके अंदर कुछ अलग है, तब ये लोग यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि ये इन 2 सालों में कम से कम 200 अवार्ड फंक्शन में गई होंगी एग्ज़ैक्टली, और कई लोगों से मिल चुके और होंगे। हज़ारों लोग से मिल चुके होंगे, और उनको राइट। ये एक छोटी-सी बात याद है कि 2 साल पहले मैंने इसी बंदे को अवार्ड दिया था। इसी जगह पे इस अवार्ड दिया था। मतलब लोकेशन कुछ और था। मतलब हाँ, इसी लेकिन ये ऑर्गनाइज़ेशन के अवार्ड अंदर। दिया हाँ, था। हाँ, 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 उनको ये बात याद थी। हाँ। वाओ! ग्रेट। मतलब कुल मिला के आपका एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ मिलने का और हाँ। यूनिसेफ के साथ जुड़े रहने का बहुत हाँ, अच्छा मेरा रहा। मानना है कि देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता आप अभी हूँ। जुड़े हुए हैं? हाँ, ओके। मैं हमेशा एक एक बात कहता हूँ कि रेडियो का जो पहला लेटर आर है ना, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप ग्रेट। रेडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए। और लकीली मैं अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन रेडियो सिटी के लिए काम कर रहा हूँ, वहाँ मैंने देखा है कि इस चीज़ को बहुत बखूबी लोग निभाया जाता समझते है। हैं वाओ! कि रेडियो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को कुछ देने के लिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, वाओ! कुछ उससे ऊपर देने के लिए। और हमारी मैनेजमेंट भी उस माइंडसेट के साथ काम करती है रेडियो के लिए। हमें सिर्फ हँसाना नहीं है, कुछ सोसाइटी के लिए भी सोचना है, करना है, ये रहता ये है। बहुत अच्छी चीज़ कही सर आपने। हुँ, रेडियो, आर फॉर रेडियो एंड आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब द फर्स्ट लेटर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हुँ। ये वाक़ई बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरे को अच्छा लगा ये सुन के। पर्सनली मैं ये बता रही हूँ कि शायद यहाँ तक कोई सोचा नहीं होगा कि हाँ, रेडियो का आर इज़ सिम्बोलाइज़िंग सम मैं आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। घटना बता रहा हूँ। कोविड में मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, जिसको जो सही लगा उसने वो किया। लेकिन बहुत सारे एफएम थे इंडिया में जो वर्क फ्रॉम होम तो चल ही रहा था, लेकिन वो सिर्फ लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। मैं रेडियो सिटी की बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमने एक ऐसा नेटवर्क पटना में खड़ा कर लिया था कि हम लोगों को लाइव बता रहे थे कि कहाँ आपको आईसीयू बेड खाली है, कौन से हॉस्पिटल में, हाँ, एक्चुअली आ रही थी ये चीज़ें। आपको कहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है। बिल्कुल, आपने अगर सुना हो रेडियो सिटी बिल्कुल में। सुना है सर। आ रही थी ये और ये चीज़। रेडियो सिटी पे हम लोग बता रहे थे, लगातार बता रहे थे कि कहाँ आपको ऑक्सीजन मिलेगा, कहाँ आपको बेड आईसीयू खाली बेड है, मिलेगा, कहाँ बिल्कुल। आपको नॉर्मल बेड मिलेगा, क्योंकि बहुत दिक्कत थी ना उस चीज़ की। बहुत, बहुत, बहुत। और हम लोग वो लाइव लगातार बता रहे थे, रेडियो पे भी और फेसबुक के माध्यम से। और चलिए सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस शो में एक सेक्शन है हमारा रैपिड फायर का। और इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। जो पहली चीज आपके दिमाग में आए, बिल्कुल वही जवाब आप दीजिएगा। पूछिए। अ, दिन में रेडियो और रात में थिएटर, हम्म, कभी जल्दी जल्दी में डायलॉग्स मिक्सअप हुए हैं? नहीं, सारे अलग अलग याद रहते थे? बिल्कुल, सब कैरेक्टर अलग होता है। अच्छा। सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या है? थिएटर की जो स्क्रिप्ट होती है उसको याद करना या वाइफ की शॉपिंग कराना? वाइफ की शॉपिंग कराना। मैं नहीं जाता हूँ। ओके। अगर आपकी वॉइस ओवर जो आप करते हैं, अगर आपकी आवाज में कोई सुपर पावर होती तो वो क्या होती? सुपर पावर। सुपर पावर क्या हो सकती थी? सुपर पावर मेरी वॉइस में अगर सुपर पावर हाँ, होती। एज अ वॉइस आर्टिस्ट, अगर आपके आवाज में कुछ सुपर पावर होती तो वो क्या, मतलब आप कैसे इमेजिन करते उस चीज को? सुपर पावर होती तो मैं अपनी आवाज को भी बिग बॉस की तरह बना लेता और लोगों ओ। को ऑर्डर देता रहता, ये करो वो करो। नाइस। झा जी एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर आपकी लाइफ का। एक वो चीज जो आपने झाजी पे भी की हो, मतलब झाजी एज एन कैरेक्टर भी की हो और रियल लाइफ में भी की हो।
आ, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, जैसे आपको मैंने बताया, झाजी जो रेडियो पे कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते थे या मिलने लोग आते थे कि केबीसी में मेरा सिलेक्शन हो गया, आप मेरे साथ फोनो फ्रेंड में आप अगर आ जाएं तो बड़ा अच्छा हो। तो मुझे राइट। बड़ा गुस्सा आता था कि मेरा क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, मैं हर बार मैसेज करता हूँ, तो वो नहीं हो राइट। पाया। तो मतलब उसमें ऐसा क्या था जो झाजी वाले में और इसमें? रियल में वो चाहते थे कि वो झाजी मेरे साथ फोनो झाजी फ्रेंड जुड़ में आए, जाए, हाँ, अच्छा। क्योंकि वो बहुत नॉलेजेबल है, हम्म। ये उनको लगता था। पंकज त्रिपाठी सर के साथ आपने काम किया है, आप उनको हाँ पंकज भैया बुलाया करते थे। हाँ बिल्कुल, आज भी। तो आपको अपने पंकज भैया की अगर कोई चीज चुरानी हो तो आप क्या चुराएंगे? उनकी किस्सा कोई। वो उनकी किस्सा कोई कुछ हाँ, ज्यादा है। बहुत मजेदार है। आप लोग आज भी उनको देखते होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, कहानी बहुत तल्लीन होके सुनाते हैं, जो सच्ची होती है, बहुत तल्लीन होके एक सुनाते आधा हैं। शेयर करेंगे? आप देख लीजिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे केबीसी में गए नहीं, या आपकी कहीं, जुबानी सुनना चाहेंगे। मेरे अब हाल फिलहाल में वैसा, जैसे उनके साथ इधर मेरा कई लंबे समय से हम लोग नहीं मिले हैं, लेकिन अगर मिल भी जाएंगे ना, आओ सुभाष बैठो, तो उसके बाद बड़ा वो कैजुअल हो जाएंगे, फिर वो मुझे अच्छा वो अचानक से पूछ देगा, अरे उसका क्या हुआ, अरे वो क्या किया, अरे ब्याह कर लिया, तो अब उसके बारे में वो उस तरीके से बात, अरे वो ऐसा ही था, छोड़ो उसको। तो वो जो चीज है ना, नहीं ये नहीं है कि अच्छा आओ सुभाष बैठो, कैसे हो और क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आजकल, वो हम्म। नहीं है। तो अगर आपको कोई विलन कैरेक्टर प्ले करना हो हम्म, तो आप कौन सा कैसा कैरेक्टर प्ले करना चाहेंगे? देखिए, किसी भी थिएटर आर्टिस्ट के लिए कोई भी जो कैरेक्टर होता है ना, अगर आप थिएटर कर रहे हैं तो उसके लिए वही कैरेक्टर, मतलब कोई भी विलन का कैरेक्टर हो, हीरो का कैरेक्टर हो, उससे मतलब नहीं है। वो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है जिसमें ज्यादा शेड्स हो, मतलब करने के लिए बहुत कुछ हो। जैसे अगर अगर आप रामायण की बात कीजिएगा, तो रामायण सीरियल की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, सीरियल की। ठीक है, सीरियल की अगर बात कीजिएगा तो उसमें राम को इस तरीके से दिखाया जाता है ना, डिफरेंट शेड्स में। डिफरेंट शेड्स में। राइट। लेकिन जब आप रामलीला की बात कीजिएगा, जो मंच पे मंचित होता है रामलीला, तो उसमें रावण के पास ज्यादा डिफरेंट। कुछ करने के लिए होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। राम जी तो बस आशीर्वाद दे रहे होते हैं, और कभी युद्ध हुआ तो बीच में तीर चलाए या धीरे से बोले कि लक्ष्मण जाओ, उसे उससे जाकर के ये कहो, मतलब बहुत हाँ, हाँ, आराम से लग सोबर वे में। हाँ, लेकिन रावण के पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। जैसे आरजे शशि रावण बनते थे, मैं राम बनता था, अच्छा। तो उनके पास करने के लिए हम लोग मजाक में एक दूसरे को बोलते भी थे। अखबार में छपा था कि राम ने करवाया रावण का मेकअप, या राम खाना खिला रहा था रावण को, वो इस तरह से अखबार वाले छापते थे, कोई फोटो खींच लेते थे हम दोनों का ओके। बैक स्टेज का। जी। तो मैं शशि को उनको बोलता भी था कि आपके पास तो करने के लिए बहुत कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका मन करेगा कि हम थोड़ा सा स्टेज से उधर हुआ हा हा करते हुए चले जाएं, हम चले जाएंगे, हम बंधे हुए हैं। मर्यादा के अंदर। हाँ, मेरा वो कैरेक्टर है, हम बंधे हुए हैं। बाद में फिर वो हम एज के साथ फिर वो करना छोड़ दिए, मजा आता था। और गांधी मैदान में जब रावण वध में जाते थे, लाखों लोग देखने आते थे, अंतिम दिन रावण वध होता था, मुख्यमंत्री जी आरती उतारते थे। बड़ी बात है। हाँ, उसके बाद फिर तीर चलाया, रावण का पुतला दहन हुआ, लोग आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तो उस समय अच्छा, शशि उस समय एंकरिंग कर रहे होते थे, तो उनको हम बोलते थे कि ये मजा आपको नहीं मिलेगा। ये मजा मेरे पास है। जी। अगर फर्ज करिए हम्म, कि कभी आपको, ऑल्दो आप आरजे नहीं हैं, हम्म, पर फिर भी कभी आपको रेडियो पे बोलने का मौका मिला, हम्म, और जब आपका साइन ऑफ का समय आ रहा है, हम्म, तब आपको बहुत जोरों की भूख लगी है, हम्म। तो आपका साइन ऑफ कैसा होगा? भूख वाला साइन ऑफ? साइन ऑफ में वो निकल ही जाएगा कि पटना, अब मैं चल रहा हूँ, बहुत टाइम से मैं भूखा हूँ, और मुझे पता है आप भी भूख से छटपटा रहे होंगे, तो मुझे मैसेज कीजिए कि आप कहाँ जाने वाले हैं अपने फेवरेट फूड के लिए, ताकि मैं भी वहां जाके कुछ खा लूं। इसी तरीके से रेडियो में साइन ऑफ हो जाता है। मतलब आपको पता है कि साइन ऑफ में जगह पता करनी है तो देखिए, पब्लिक से पूछ लो। एक अच्छा आरजे वही है जिसके दिमाग में जो चीज चल रही है ना, कोई जो खुराफात, वो उसके रेडियो पे आ जाए। बिल्कुल।
और एक बुरा आरजे वही है जो रेडियो पे जाते ही चिल्लाए गुड मॉर्निंग पटना। भाई आप किससे बात कर रहे हो? आई एग्री। मैं अगर मैं अगर आपसे ऐसे बात करूं, श्रद्धा जी आपको पता है, तो आपको लगेगा किसको बिठा लिया सामने। मैं तो आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ ना बिल्कुल। कि श्रद्धा जी आप जानती है, हाँ, जब मैं मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था तो ये हुआ था, बिल्कुल। है ना? तो रेडियो भी वैसा ही है। रेडियो पे कुछ लोग हैं जो चीखते चिल्लाते हैं, और बिल्कुल जो है। लोग आराम से बात कर रहे होते हैं रेडियो पे, जैसे मैं अभी इस माइक पे बात कर रहा हूँ, तो राइट। उनको हर सुनने वाला आदमी यही समझता है कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ मेरे से बात कर रहा होता है। हाँ। सर आप इस पॉडकास्ट पे आए, एक्चुअली आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ये आप लगा। सबको बोलती हैं। नहीं, मैं सबको बोलती हूँ, एक्चुअली बहुत बोलती हूँ मैं सबको। मजबूरी है बोलना। आपके पास ऑप्शन नहीं है। मजबूरी से ज्यादा सर ये मेरा वो प्रोफाइल है जहाँ चलिए मैं आप बैठी हूँ। लास्ट टाइम किसको बोली थी कि आपसे बात करके बहुत बुरा लगा? सर एक्चुअली सच बोलूँ तो मैं ये किसी को नहीं बोलती। कभी ट्राई करके देखिएगा। अ, नहीं। आपका पॉडकास्ट बंद करवा देगा। मैं ये कभी किसी को नहीं बोलती, एंड ऑनेस्टली अगर बोलूं तो पॉडकास्ट छोड़िए सर, मैं रियल लाइफ में भी कभी किसी को नहीं बोलती कि चलिए कोई आपसे बात नहीं। बात करके बुरा लगा। एंड मतलब मेरा ये था कि जो भी यहाँ पे आए वो फेस, वो चेहरा जरूर आना चाहिए, जो लोग जानते तो हैं, जिनके बारे में जानना तो चाहते हैं पर शायद जान नहीं रहे हैं। मेरे लिए कोई ये हमारे लिए या मेरे टीम के लिए या मेरे लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है कि वो कितना रिनाउंड व्यक्ति है या कितना साधारण चलिए व्यक्ति है। आपका आगे ये कारवां चलता रहेगा ऐसे ही। हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए, एक बार फिर बोल रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू Thank वेरी you, मच, thank you. नमस्ते।